नमस्कार जय भारत। क्या हाल है? कैसे हो? ये भी क्लियर? नमस्कार सभी को, जय भारत। चलिए आज स्टार्ट हो अपनी पहली क्लास। आयनिक इक्विलिब्रियम की केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। आज स्टार्ट होगा आयनिक। ठीक है भाई। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। कितने लोग नए जुड़े? नए कितने लोग एकदम नए जुड़े हैं? जो लोग नए हैं वो लोग पोल करा रहा हूं, वो लोग ए लिखेंगे और जो पुराने हैं वो बी लिखेंगे। पोल करा रहा हूं फटाफट। जो लोग नए हैं वो लोग ए और पुराने वाले बी। नए वाले ए, नए वाले ए। स्टार्ट। नए वाले ए। सी और डी वाले आ गए। क्या बात है। ये ना हो तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। 24% लोग नए हैं, 25%। अच्छा, 25% नए हैं, 73% पुराने और 1-1% वो इंजन मेथी समझ के खा लिया। चलो समझ स्टार्ट करते हैं। चलिए समझ में आ गई बात। चलो फटाफट भैया एक बार अंगूठा दिखाओ, स्टार्ट करें आज का काम। यस, खटाखट। जितने लोग आज में सब लोग अंगूठा दिखाई, फटाफट स्टार्ट करें आज का काम। यस 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 यस। चलो चलो चलो। हर हरे पत्ते वाली चीज भैया मेथी नहीं होती है। चलो देख के खाया करिए। चलो स्टार्ट। चैट ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम एक सर, जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। जो लोग मुझे अभी तक नहीं जान पाए हैं उनके लिए बता दूं फटाफट। बीटेड फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश, एलन, सर्वोत्तम तीनों जगह काम कर चुके हैं और जब भी जहां भी काम किया तो वर्चस्व पे काम किया। वर्चस्व का मतलब आप सर्च कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूँ। लज्जाबिन पटेल, सोमल अग्रवाल, वर्णन कुमार, AI3942, 2016, 2018, 2019। बहुत सारे ईटीएम टॉपर्स, आईटीएम्स को मैंने ट्रेन किया। मिस्टर नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा। ये नाम फॉलो कर लीजिए। ये नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। कई लोग को शब्द से भी बहुत एलर्जी आजकल होती है, बट आई लाइक इट। जिस टाइम में रेफरल कोड है 10% ऑफ मिल जाएगा आपका अगर कोई मित्र सब्सक्रिप्शन लेता है तो। अभी एक बैच लॉन्च होने वाला है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अल्फा अचीवर बैच है। अल्फा अचीवर बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा और इसमें वही टीम रहेगी जो सुपर अचीवर में थी। सेम टीम, बस छोटे मोटे आप चेंजेस हैं, बाकी ये टीम रहेगी। तो 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। इसमें मैं फिर से फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि टाइम कम होगा तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराया जाएगा, ठीक है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो पहले उनको कवर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा अल्फा अचीवर बैच। जो भी आपका मित्र कोई सब्सक्रिप्शन लेता है उसको आप ये कोड सजेस्ट कर सकते हैं, जे स्टार लाइव, और उससे कहते हैं जैसे अगर ये कोड यूज करता है तो मुझे तुरंत स्क्रीनशॉट लेके मैसेज जरूर कर दे। ठीक है, जे स्टार लाइफ अल्फा अचीवर बैच 15 दिसंबर। कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, जे स्टार लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग आयनिक शुरू करने वाले हैं। आज देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का पहली क्लास है, पार्ट 1। तो यहां मैं लिख दूं आज आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट हो रहा है। अब ये अत्यंत जहरीला चैप्टर है,
जैसा आप सबको पता होगा, जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ठीक है, कई लोग जीवन भर इसको पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको करीब 13 लेक्चर में इसका सफर तय किया जाएगा। और इसके अंदर अगर आपका बीच में कोई भी लेक्चर छूट जाए तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग वगैरह देख लीजिएगा, और अगर वो भी नहीं देख पाते हैं तो आगे मत आइएगा। क्यों, समझ रहे हैं? क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये गारंटी है। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कई लोग कहते हैं मैं आयनिक का सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ, उसका फर्स्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आयनिक में कोई ऐसा पार्ट ही नहीं जो पीछे वाले, तो मतलब सब कनेक्टेड है, कनेक्शन दिखता नहीं। अब कई लोग कनेक्शन दिखता ही नहीं है तो उनके लिए सब अलग ही अलग है, दुनिया में सब चीजें अलग अलग है। तो जिसको कनेक्शन दिखता है ना, जो समझ पाता है चीजों को, उसके लिए उसको समझ में आएगा कि आयनिक में हर एक पार्ट कनेक्टेड है। तो आपको अगर पहला वाला हिस्सा छूट गया तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा छूट गया तो तीसरा नहीं समझ में आएगा। तो आपको सारे लेक्चर करने होंगे। अगर आपको बीच में कोई भी लेक्चर छूट जाए, वैधानिक चेतावनी सुन लीजिए। आयनिक अत्यंत जहरीला चैप्टर है। आखिरी में क्या करूंगा, मैं सबके सारे हिस्से जोड़ूंगा। तो अगर आपने सही से हर एक लेक्चर को नहीं किया तो आपको अगला लेक्चर नहीं समझ में आएगा। इसलिए रेगुलर रहिएगा। इस चैप्टर में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, और रिवाइज करते रहिएगा। जो आज पढ़ाया जाए उसको आज रिवाइज करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको लगाना होगा, रोजाना काम करना होगा। मैं ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार सब लोग उठा दिखा दीजिए, बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ू, काम शुरू किया जाए आज का। यस, बीच में लेक्चर मिस नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब कनेक्टेड है। तो बीच में मतलब आप गायब हुए तो मतलब फिर आयनिक भी आपकी गायब हो गई। और ये चैप्टर अत्यंत खतरनाक टाइप का है, तो मैं आपको सिस्टमैटिक पढ़ाऊंगा। अगर आपने सारी क्लासेस की मेरी, तो इस चैप्टर में भी मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको सब क्लासेस सावधानी पूर्वक सुनते रहना होगा, दिल दिमाग इकट्ठा करके। जब आप 1.5 घंटे आप पढ़ें तो मतलब पूरा 1.5 घंटे एकदम कंसंट्रेटेड पढ़ाई। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग मेरे ख्याल से रेडी हो चुके हैं। एवी क्लियर? तो एक बार एवी लिख दीजिए, जल्दी से स्टार्ट करें। एवी क्लियर? एवी 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 फटाफट। लैग हो रहा है? एवी क्लियर हो? थोड़ा जल्दी बोलने इसलिए हो सकता है लैग हो रहा हूं। अभी सही है? अभी सही है? एवी आवाज आ रही है? ठीक, चलो रुको एक बार जरा। अब कैसा है? अभी भी लैग हो रहा है? वीडियो फ्रीज हो गया? हेलो हेलो हेलो, अभी सही है या गड़बड़ है? एक बार रिफ्रेश किया मैंने, अभी सही है मामला? अब ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट। चैट ऑफ कर रहा हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर, आयनिक लेक्चर नंबर 1। तो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि बाद में बताने का कोई मतलब नहीं बचता है कि आप क्लास में छोड़िएगा, तब तो आप छोड़ ही चुके होंगे। अब कई लोग कहेंगे मैं तो आज की क्लास ही मेरी, अब मान लो कोई आ ही नहीं पाया किसी वजह से, अब उसको आयनिक पढ़नी हो, कर हमें तो बताया नहीं, तुमने पहली क्लास छोड़नी नहीं थी, तो उसको कह देना भैया रिकॉर्डिंग देख करके अगली में आ जाना, और दोनों ने देख पाना तो घर में बैठना। लेक्चर नंबर 1। और यहाँ सस्ती वाली आयनिक नहीं पढ़ाई जाएगी जो गली मोहल्ले में आप पढ़ते हैं। यहाँ ढंग की आयनिक पढ़ाई जाएगी, तो दिमाग पूरा इकट्ठा करके रखिए, बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए लेक्चर नंबर 1 में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, एक शब्द का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयनिक इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके पहले आप केमिकल पढ़ते थे, और केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पूरा पढ़ा हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते थे तो वहां भी इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग होता था। वहां भी दो साइड्स थी, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, यहां भी होंगी। ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग जब जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक फॉरवर्ड साइड होगी और एक बैकवर्ड साइड होगी। वही सारे कंसेप्ट चलेंगे जो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताए थे। एक रेट फॉरवर्ड होगा और एक रेट बैकवर्ड होगा, और दोनों को माइनस करके मैं नेट रेट निकालूंगा। ठीक है, वो वाले सारे कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन कंसेप्ट क्या क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में, कॉमन कंसेप्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ भी नेट रेट डिफाइन होगा, रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड। यहाँ भी 3 केस बनेंगे। रेट फॉरवर्ड कभी कभी रेट बैकवर्ड से बड़ा होगा, जब ऐसा होगा तो नेट रेट पॉजिटिव होगा। रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड से कभी कभी छोटा भी होगा, और जब ऐसा होगा तो नेट रेट निगेटिव होगा। और रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर भी
भी होगा, और जब ऐसा होगा तो नेट रेट शून्य हो जाएगा, और जब नेट रेट शून्य हो जाता है तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये कॉमन कंसेप्ट है, ये दोनों जगह चलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, कंसेप्ट इक्विलिब्रियम का चलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आप कभी भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को छोड़ेंगे कहीं पे तो लौट करके वो अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम पे, अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पे, तो वो यहीं पे लौट के आएगी लास्ट में। इसका मतलब अगर आप उस रिएक्शन को यहां पे छोड़ते हैं या फिर यहां पे छोड़ते हैं, तीन ही स्टेज है, या तो यहां छोड़ेंगे या तो यहां छोड़ेंगे। यहां छोड़ेंगे तो भी वो लौट के यहीं आएंगे, यहां छोड़ेंगे तो भी लौट के यहीं आएगी, अल्टीमेटली उसे अपना इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम आने के बाद भी अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे, मतलब आप यहां पहुंच गए, फिर आपने इसको वापस से यहां पहुंचा दिया या वापस से यहां पहुंचा दिया, तो कुछ समय बाद फिर लौट के यहीं आ जाएगी, कुछ समय बाद फिर लौट के यहीं आ जाएगी। इसी को बोलते हैं ली चैटलियर, इसी को क्या बोलते हैं, ली चैटलियर। बराबर, इतनी बात सबको क्लियर? फटाफट एक बार 10 सेकंड के अंदर अंगूठा दिखा दिया, फटाफट जल्द समझ में आ जाए तो बात। ओके, चलो भैया, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि अल्टीमेटली उसको इक्विलिब्रियम पे आना है, तो इक्विलिब्रियम के जो पिछले जितने कंसेप्ट आपने पढ़े थे, ग्राफ वाले, रेट और टाइम का ग्राफ आपने पढ़ा था, वो सेम ग्राफ यहां भी बनेगा। कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ पढ़ा था आपने, कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, वो ग्राफ यहां भी बनेगा। क्योंकि जब नेट रेट 0 हो जाएगा, तो स्लाइड नंबर 1 बाई दिशा में, ऊपर की दिशा में आपको स्लाइड नंबरिंग मिलती जाएगी, देखते जाएगी, जिससे आपकी नोट्स बन जाए। देखिए, जब यहां पे नेट रेट इक्विलिब्रियम पे आप पहुंच गए, तो पहले मैं आपको सिमिलैरिटी सिखा रहा हूं कि आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसकी इसके साथ क्या कनेक्शन है। नेट रेट जब शून्य हो जाएगा, तो नेट रेट होता है डीसी बाई डी, वो भी शून्य हो जाएगा, और जब वो 0 हो जाएगा तो डीसी 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो वेरिएबल रहेगा, टाइम तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, डीसी 0 होने का मतलब सी कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए कंसंट्रेशन सभी लोगों के कांस्टेंट हो जाते हैं जब इक्विलिब्रियम आता है। तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे दो बातें, कंसंट्रेशन जिसके जहां है वो वहीं पे कांस्टेंट, जो व्यक्ति जहां पे वो वहीं पे कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, नेट रेट 0 हो जाएगा, मतलब रिएक्शन चल रही होगी, लेकिन जिस रफ्तार से आगे जा रही होगी उसी रफ्तार से पीछे आएगी, और दोनों रेट एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे, और नेट में रिएक्शन कहीं नहीं जा रही होगी। क्या बोल रहा हूं, नेट में रिएक्शन कहीं नहीं जा रही होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। ये सब बातें कॉमन है, चाहे आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़। अब सवाल उठता है डिफरेंट क्या है, फिर अंतर क्या है, फिर नया चैप्टर क्यों पढ़ा जाए। तो जवाब है कि यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आयनिक। देखिए, आयनिक का मतलब है आयंस बनेंगे। अब आयंस बनेंगे तो आयंस आपको बनवा के दे कौन सकता है, उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। जब उस पर आप चर्चा करना शुरू करेंगे, 3 नंबर स्लाइड पे ये, और इस बार एक शब्द आपको पढ़ना होगा जहां मैंने अभी शुरुआत की थी पहले, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस which gives ions। आयंस दो प्रकार के आपको दे सकते हैं, कैटायन और एक दूसरा एनायन। इन मॉल्टन स्टेट और इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। लाइक वाटर। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको क्या दे सकता है, आयंस। कौन कौन से, कैटायन और एनायन। कब कब देगा, दो जगह पे। एक तो आप उसको पिघला दें मॉल्टन स्टेट, और दूसरा आप उसको सॉल्वेंट में डाल दें। ठीक है, तो दो तरीके से आपको आयंस। NaCl लेते हैं, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी पढ़ी हो आपने, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी लेक्चर मेरे पढ़े हुए हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी पढ़ी हुई है 12th वाले बैच में, आप देख सकते हैं वहां भी लेक्चर, अगर किसी को देखना हो, कोई डाउट हो कभी, पूरी डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं मैं 12th में, यहां भी पढ़ाऊंगा, लेकिन 12th वाले में पढ़ा चुका हूं। तो अगर किसी को किसी पार्ट में दिक्कत हो, वहां जाके देख सकता है मेरे लेक्चर्स। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। प्रोड्यूस करेगा, जैसे NaCl आप ले लो, फ्यूज्ड स्टेट में पिघला दो, है ना, पिघला दो, इसको पिघलाओगे तो भी आपको आयंस देगा, Na+Cl-। ठीक है, और आप इसको पानी में फेंक दो, पानी में, तो भी आपको आयन देगा। कौन कौन से, Na+ एक्वस, Cl- एक्वस। लेकिन एक्वस वर्ड आप यहां लिखेंगे जब आप पानी की प्रेजेंस में लेंगे। तो मेरे को बताना क्या दो तरीके से आपको आयंस प्रोड्यूस करके दे रहा है वो, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो आपको या तो मॉल्टन स्टेट में आयंस दे दे और या फिर सॉल्वेंट में फेंक दीजिए तब भी वो आयंस दे दे। तो ये दो तरीके हैं आयंस प्रोड्यूस कराने के। अब मेरे को बताना, हम लोग पढ़ कौन सा चैप्टर है? आयनिक। तो आयनिक में हम पिघलाने वाला कार्यक्रम नहीं चलाते हैं। क्यों? ये पिघलाने वाला कार्यक्रम ये हीट वीट से कनेक्टेड है और ये सब इनऑर्गेनिक वाली पार्टी, क्योंकि बर्नर उन्हीं के पास रहता है जनरली। इनऑर्गेनिक वाली पार्टी के पास बर्नर रहता है अधिकतर, बराबर। कभी कभी हम लेके आते हैं जब हमें लीच एटल वगैरह लगाना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बर्नर उन्हीं के पास रहता है ना। वही लोग गर्म करते रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह निकालते रहते हैं, तो बर्नर उन्हीं का है मतलब। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी में फेंक देंगे उसको। कहाँ फेंक देंगे? पानी में, सॉल्वेंट जैसे पानी में फेंक देंगे और पानी में फेंकने के बाद वो हमें आयन देगा। तो आयनिक में आपको कौन से हिस्से पे फोकस करना है? इस वाले हिस्से पे, मतलब मॉल्टन वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं चलाना है। तो कुल मिला के आपको आयन तो बनवाने हैं लेकिन मॉल्टन वाले हिस्से पे नहीं जाना है। स्लाइड नंबर 4 में आ जाइए। अब देखिए जो हम लोग सॉल्वेंट भी जनरली लेते हैं वो क्या लेते हैं? मैक्सिमम टाइम हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा होता है? पानी। अब सवाल उठता है हर चीज को पानी में क्यों फेंकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अल्फा 1 होता है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका अल्फा 1 से काफी कम होगा। अल्फा के बारे में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अब इस बार हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलेंगे क्योंकि हम आयनिक पढ़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान सुनिए, यहां पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे इसमें आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और एग्जांपल आएंगे लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे समझते जाइए। जैसे HCl आपने लिया और HCl को पानी में फेंक दिया। HCl को पानी में फेंकेंगे तो बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस। और स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया NaOH, पानी में फेंक दो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक्वस एक्वस। अब देखिए इन दोनों में आपने कैसी रिएक्शन लिखी, एरो कैसी बनाई? ऐसी। ऐसी एरो बनाने का मतलब अल्फा 1। क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? इररिवर्सिबल। कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं? तो यहां पे जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो कैसी है? इररिवर्सिबल रिएक्शन। और जब आपको इररिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगी तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड की बराबरी करे, है ना। दो लोग होने चाहिए तभी तो बराबरी होगी। अगर किसी में इररिवर्सिबिलिटी है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, और रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पे इक्विलिब्रियम होने का कोई चांस नहीं। फिर आप आ जाइए वीक इलेक्ट्रोलाइट में। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां पे वीक एसिड लूं या फिर वीक बेस लूं, जैसे एस्टिक एसिड, इसको पानी में फेंक दो। अब यहां देखो सिंबल कैसा बना रहा है, रिवर्सिबल। तो ये बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। NH4OH ले लो, पानी में फेंक दो, रिवर्सिबिलिटी। अब ध्यान दीजिए यहां पे हमने रिवर्सिबिलिटी क्यों लगाई? क्योंकि इनका अल्फा 1 से काफी कम रहता है और ये आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देंगे, ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन देंगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटते हैं। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन देंगे तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की चर्चा कर सकते हैं। तो सवाल उठता है इक्विलिब्रियम किसके लिए आएगा और किसके लिए नहीं आएगा? पहला सवाल ये, क्या दुनिया में हर इलेक्ट्रोलाइट आपको इक्विलिब्रियम देगा? नो। दिखाएगा। रिवर्सिबिलिटी कौन दिखाएगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग का कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो सवाल उठता है क्या इस चैप्टर में हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना था? यस। इक्विलिब्रियम कौन दिखाएगा? वीक। तो क्या हम सिर्फ वीक को पढ़ेंगे? क्या हम सिर्फ इन दोनों को पढ़ेंगे? क्या हम इस प्रकार के लोगों को पढ़ेंगे ही नहीं? तो जवाब है पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें इक्विलिब्रियम नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, ये हमें इक्विलिब्रियम नहीं देंगे लेकिन हम पढ़ेंगे इनको भी। अब सवाल उठता है इक्विलिब्रियम देंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो इस चैप्टर में हम हर प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को डील कर रहे हैं पहले, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। और ऐसा नहीं है कि हम केवल जिनके पास रिवर्सिबिलिटी है उनको ही डील कर रहे हैं, जो इरिवर्सिबल है उनको भी डील करेंगे, लेकिन इनके पास कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इनका भी पीएच निकालेंगे, इनका भी पीएच निकालेंगे, ठीक है। सबको पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर?
लेकिन रिवर्सिबिलिटी आपको इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वीक में। फटाफट जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अंगूठा सब लोग का दिख जाना चाहिए, तो आगे बढ़े। लैग हो रहा तो रिफ्रेश कर लो भैया, मेरी तरफ से मैंने रिफ्रेश कर लिया, एक बार आप रिफ्रेश कर लो सब लोग, ठीक है? रिफ्रेश कर लो एक बार जल्दी से, मैंने रिफ्रेश कर लिया अपनी तरफ से, तो आप एक बार कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, अगला पॉइंट सुनो। 4 नंबर के बाद आ जाओ आप 5 नंबर पे। स्लाइड में नंबरिंग में करता जा रहा हूं, सिस्टमेटिक देखिए चल रहा है, आप यहीं से नोट्स बनाइए, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाया जाए क्लास में उतना पढ़ लीजिए, आइनिक में आपको मोक्ष मिल जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब हम लोग अंदर चलना शुरू करें। देखिए सबके नीचे बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस 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 लिखा हुआ है, तो सवाल उठता है ये एक्वस एक्वस क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे पानी एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है। सवाल उठता है पानी ही क्यों? पानी ही क्यों? तो उसका जवाब है कि जो पानी है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब सवाल उठता है कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहां पे कंसेप्ट ऑफ प्योर वाटर। तो पहले पानी को समझिए, जब तक आप पानी को नहीं समझेंगे तब तक आपको आयनिक कभी नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको पानी समझना चाहिए। क्यों क्यों नहीं समझ में आएगी? चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो कोई भी हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी आयनिक का हिस्सा हो, उठा के सबको उठा के आपने कैसे फेंका? पानी में। पानी आपका क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबको आप पानी में जब फेंकेंगे तो पहले पानी को तो समझो, पानी को नहीं समझोगे तो फिर आगे कहानी खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ प्योर वाटर। मान लीजिए आपके पास पानी है, तो पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप क्यों बोलते हैं, ऐसी क्या खास बात होती है इसमें? तो आप कहेंगे 3 बातें। पॉइंट नंबर 1, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसके अंदर एम्फोटेरिक कैरेक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। ये जो 3 बातें हैं ये मिल करके पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती हैं। आपको एक एक करके सबको समझना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई सॉल्वेंट लिया मान लो, तो किसी सॉल्वेंट को अगर आपने लिया कंटेनर के अंदर और उसके अंदर कुछ आपने मिलाया, मान लो आपने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर कोई AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जो आयन दे सकता हो उसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आपने ऐसा मिलाया तो ये जो सॉल्वेंट है ये फटाफट फटाफट इस AB को A+ में और B- में तोड़ देगा, है ना, 2 पार्ट में तोड़ देगा। अब 2 पार्ट में जब तोड़ देगा तो ये जो सॉल्वेंट की ताकत है जिससे वो इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है, सॉल्वेंट की उसी ताकत को सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सॉल्वेंट की उसी ताकत को जिससे वो AB को, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसको 2 हिस्सों में अपने अंदर आते ही तोड़ देगा जब उसको इसके अंदर मिलाएंगे। तो सॉल्वेंट की उस ताकत को जिससे वो AB नाम की इलेक्ट्रोलाइट को A+ और B- में स्प्लिट कर दे, उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो और वो पानी के केस में काफी ज्यादा है, 80-82 की रेंज में, बाकी इलेक्ट्रोलाइट से, बाकी सॉल्वेंट से काफी ज्यादा। तो इसलिए पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पे पानी को लेने का पहला रीजन यही है कि भाई साहब आप बाहर से कुछ मिलाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन उससे आयन बनवा तो सके, तो आयन बनवाने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। तो आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जोरदार हो। सेकेंड पॉइंट, एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब पानी किसी को मना नहीं करता। एसिड आएगा उसका भी स्वागत है, बेस आएगा उसका भी स्वागत है। ध्यान दीजिए पानी के पास देने के लिए दोनों चीजें हैं, प्रोटॉन भी है और OH नेगेटिव भी है। तो पानी दोनों से बातचीत कर सकता है। एसिड को क्या चाहिए? OH नेगेटिव, पानी दे देगा। कोई बेसिक नेचर का आदमी आएगा उसको क्या चाहिए? प्रोटॉन। भाई बेसिक नेचर का आदमी कोई पानी के अंदर आएगा तो प्रोटॉन की तलाश में आता है, तो इसको प्रोटॉन दे देगा पानी। कोई एसिडिक नेचर का आदमी आएगा, एसिडिक नेचर का, तो वो OH नेगेटिव ढूंढने आता है तो उसको ये दे देगा। मतलब पानी सबको कुछ ना कुछ दे सकता है। तो पानी का जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है उसकी वजह से पानी सबका स्वागत करता है, किसी को मना नहीं करता। सेल्फ आयनाइजेशन,
पानी स्वयं आयनाइज हो जाता है, उसको आयनाइज करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर मान लीजिए HCl से आयन बनवाना चाहते हैं, तो HCl से आप आयन बनवाना चाहते हैं, तो HCl भैया क्या है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर आप इससे आयन बनवाना चाहते हैं तो आपको इसको किससे फेंकना पड़ेगा, पानी में। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ड्राई HCl ले ले, क्या ले ले, ड्राई HCl। तो आपसे कोई पूछे कि ड्राई HCl कैसा होता है, तो आप कहेंगे ड्राई HCl भी कैसा होता है, वो भी एसिड है, लेकिन उसका जो अल्फा है, लीजिए ड्राई HCl बिहेव एज एन एसिड बट वीक एसिड, क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम होगा, बहुत कम प्रोटॉन देगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे ड्राई HCl कैसा काम करेगा, सूखा हुआ HCl पानी मत दो तो प्रोटॉन देगा लेकिन बहुत कम देगा। इसी को अगर आप मान लीजिए उठा के फेंक दे कि इसमें एक्वस मीडियम है तो जबरदस्त प्रोटॉन देता है। तो HCl को भी अपने प्रोटॉन देने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, पानी की। तो HCl को भी क्या चाहिए, पानी। एसिटिक एसिड को भी क्या चाहिए, पानी। NH4OH को भी क्या चाहिए, पानी। NaOH को भी क्या चाहिए, पानी। यानी कि सबको पानी चाहिए, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सबको पानी चाहिए। तो पानी को भी क्या चाहिए, सबको आयनाइज होने के लिए पानी चाहिए, तो पानी को आयनाइज होने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी पानी में डिसॉल्व होकर पानी पानी हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ आयनाइज। पानी को आयनाइज होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, पानी स्वयं खुद ही आयनाइज हो जाएगा। तो पानी को आयनाइज कराने के लिए किसी और तीसरे की जरूरत या किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कहता है मेरे को HCl के आयन बनवाने, आप किसके पास जाओगे, पानी के पास। आपसे कहता है कोई भाई साहब मेरे को एसिटिक एसिड के आयन बनवाने, आप किसके पास जाओगे, पानी के पास। NaOH से आयन बनवाने, आप पानी के पास जाओगे। अब आप पानी के पास गए, पता पानी कहता मैं खुद आयन बनाने के लिए उसके पास जाता हूं, किसी और के पास, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। तो आप ऐसा सॉल्वेंट चूज करिए जो खुद आयन बनाने के लिए किसी और के पास नहीं जाता हो। तो बताइए पानी खुद में आयन बना सकता है, तो पानी सेल्फ आयनाइज हो जाता है, किसी और की जरूरत पानी को नहीं है। तो इसलिए आपको पानी की जरूरत है। क्या बोल रहा हूं समझिए ध्यान से, पानी को किसी और की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सबको पानी की जरूरत है। हाँ भैया, करंट पहुंच रहा हो तो तोड़ते रहा करिए बीच में, चैट ओपन तोड़ डालिए फटाफट, इतनी बात क्लियर। इसलिए पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। तो पानी पानी में डिसॉल्व होकर पानी पानी हो जाता है, ठीक। चलें नेक्स्ट, अगला पॉइंट सुनिए। 5 नंबर के बाद आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कार्यक्रम आगे बढ़ाएं तो यहां तक बात हो गई कि पानी सेल्फ आयनाइजेशन रखता है, एम्फोटेरिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब बातें क्लियर। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ गया। अब पानी को समझना शुरू करते हैं। जब पानी को समझना शुरू करेंगे तो पानी इस प्रकार से ऐसे टूट जाता है। यहां पे आप लिखेंगे लिक्विड, यहां पे लिखेंगे एक्वस, आयंस हैं एक्वस फॉर्म में, यहां पे लिखेंगे एक्वस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहानी यहां से स्टार्ट होती है। आपके पास प्योर लिक्विड है, आपको इसको समझना है। आप समझने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ प्योर वाटर, और जो तापमान है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहली चीज हम लोग निकाल लेते हैं मोलैरिटी, क्योंकि कहानी स्टार्ट कहां से होगी। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर प्योर वाटर ले लिया आपने, तो सवाल उठता है इसके अंदर कितने मोल आएंगे, पहले वो निकालो, मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे समझिए तो। देखिए प्योर सब्सटेंस की मोलैरिटी निकालने का एक तो फॉर्मूला है, आपको ज्यादा नहीं समझना है तो आपने फॉर्मुले ले लो भैया, D/1000/mW, खत्म। कई लोग जिंदगी तो फॉर्मूले में कट जाती है साहब पूरी, है ना। डेंसिटी कहने किसमें लगाऊंगा, ग्राम पर ml। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इंटू 1000/mW 18। प्योर सब्सटेंस का इस तरीके से मोलैरिटी निकाली जा सकती है। सॉल्व करेंगे, ये सब मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सॉल्यूशन में नहीं पढ़ाया होगा, तो आप एक तो ये फॉर्मूला है, सॉल्यूशन में पढ़ाता हूं वैसे मैं, तो ठीक है। नहीं पढ़ाया अगर तो मान लीजिए, या केमिकल इक्विलिब्रियम में तो एक्टिव मास हुआ होगा, वहां तो पढ़ाया होगा, तो यह आ जाएगा 55.55। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका समझ लीजिए अगर आपको इसमें दिक्कत है, कंसेप्ट देखना है तो देखिए, आपको मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी होती क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट है, यही तो होती है ना मोलैरिटी भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, मिल जाएगी। अब अगर प्योर पानी है, तो पानी अगर प्योर है तो सॉल्यूट भी पानी, सॉल्वेंट भी पानी,
और सॉल्यूशन भी पानी, मैंने बोला था ना, पानी पानी में डिसॉल्व होके पानी पानी हो जा रहा है। तो बताइए सॉल्यूशन कौन है? पानी। तो आप लिखेंगे 1 लीटर पानी, और उसमें क्या देखेंगे? मोल किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट भी कौन? पानी। तो अगर मैं 1 लीटर पानी में सॉल्यूट के मोल देख लूं, यानी कि पानी की मोल देख लूं, तो क्या मुझे पानी की मोलैरिटी मिल जाएगी? बराबर। यहां जो फिल होगा वही प्योर वाटर की मोलैरिटी है। अब 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml पानी। 1000 ml पानी का मतलब 1000 ग्राम पानी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। अब आप कहेंगे ये तो 4 डिग्री तक वैलिड होती है। अब 2-4 के अंदर का साइंटिस्ट जागा होगा, थोड़ा सा भड़बड़ा रहा होगा, कहने तो 4 डिग्री तक होती, क्या मैं सवाल पूछूं क्या इस आदमी से? तुम तो 25 डिग्री पे सवाल लगा रहे हो। 25 डिग्री पे भी आप चेक करेंगे तो अप्रॉक्स इतनी आएगी, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो 0.997 यानी कि अभी भी 1 के आसपास ही आती है। तो अब अप्रॉक्स लगा लो, लगभग लगभग यही डेंसिटी होगी। तो 1000 ग्राम पानी के आसपास ही मामला है। फिर बताओ इसके मोल निकालो। मोल मोल निकालोगे तो 1000 डिवाइड बाई पानी की डेंसिटी थोड़ा बहुत टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, लेकिन 25 डिग्री पे भी आप जाएंगे तो 1 के आसपास ही मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 1000/18 मोल पानी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.55 मोल पानी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इतने मोल पानी आ गए तो इसको फिल कर दो भैया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ पे क्या फिल हो गया बताओ? रिक्त स्थान की जगह आ गया 55.55। इसका मतलब पानी की मोलैरिटी कितनी होगी? देखो 1 लीटर पानी में 55.55 मोल पानी है, और प्योर वाटर की मोलैरिटी से ये। अब आगे बढ़ना शुरू करिए। अब आगे बढ़ना शुरू करिए तो हम 8 नंबर पे आ जाओगे। ये पानी की रिएक्शन है, प्योर वाटर है। ध्यान दीजिए, अभी आपने पानी में कुछ मिलाया नहीं है। सारा कार्यक्रम कितने डिग्री पे चल रहा है? 25 डिग्री। मतलब अभी आपके पास बर्नर भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे प्योर वाटर लेके बैठे हैं आप। टी इज इक्वल टू 0 पे आप चेक करिए। मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया, है ना, 1 लीटर पानी लिया, तो उसके अंदर कितने मोल आएंगे? इसके 55.55 मोल। तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 55.55 मोलर। ये शून्य है, ये शून्य है। फिर जब आप T इज इक्वल टू T1 पे जाएंगे तो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां रिवर्सिबिलिटी क्यों लगाई? क्योंकि पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसी रिएक्शन देते हैं? रिवर्सिबल। ये मैंने आपको पहले बताया, पहली स्लाइड में बताया। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसी रिएक्शन देते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, तो पानी भी कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इस तरीके से टूट रहा है। आगे बढ़िए। तो कभी ना कभी देखिए वीक की किस्मत में यही होता है, कभी ना कभी उसको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। अब जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो ये जो H+ है और ये जो OH नेगेटिव है, इनके ग्राफ बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट हुए दोनों, तो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे ऐसे यहां से, और बढ़ते 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 एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आता है तो मैंने आपको सिखाया है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो मैंने आपको बताया पीछे की क्या हो जाता है, नेट रेट 0 हो जाता है और C कांस्टेंट हो जाता है। लॉजिक। तो बताइए, इसलिए ग्राफ कांस्टेंट हो जाएंगे। जब ग्राफ कांस्टेंट हो जाएंगे तो इन दोनों का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। किन दोनों का? H+ का और OH का। तो जब चेक किया गया तो पता चलता है कि ये कांस्टेंट होता है 10 टू द पावर मैक्सिमम जो बनता है प्रोटॉन 25 डिग्री पे प्योर वाटर में, वो 10 टू द पावर -7 मोल बनता है। और OH भी उतना ही बनेगा क्योंकि दोनों के बीच में 1:1 का रेशियो। कह रहे तुमको ये बात कैसे पता चली? लैब से। ये बात आप यहां बैठ के नहीं निकाल सकते कि ये मैक्सिमम कितना बनेगा। उसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हैं लैब में जाकर के, तो आपको पता चलता है मैक्सिमम जो H+ बनता है वो 10 टू द पावर -7 मोल बनता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक प्योर वाटर है। तो इस बात के लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, और जब लैब में आप जाएंगे तो ग्राफ जब चेक करेंगे या वैल्यू जब चेक करेंगे तो इससे ऊपर प्रोटॉन आपको यहाँ। अब बताइए, अगर इतने मोल प्रोटॉन यहाँ बने, इतने मोल यहाँ पे OH बने, तो इसका 1 मोल गया होगा, तभी तो इसका 1 मोल बना होगा। तो इसका मतलब 55.55 में से इसके इतने मोल गए होंगे, तभी तो उतना बना होगा। अब बात यहां तक पहुंच गई और इस पे इक्विलिब्रियम आ गया होगा, क्योंकि ये मैक्सिमा है, इससे ऊपर बने ही नहीं है, ये मैक्सिमा है। तो 25 डिग्री पे ये अगर प्रोटॉन का मैक्सिमा, ये OH का मैक्सिमा, ये लैब से पता चल गया, तो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, क्योंकि ग्राफ कांस्टेंट हो गए इन दोनों के। C कांस्टेंट, तो dC/dt 0, तो नेट रेट 0, तो इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वक्त आ चुका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखोगे तो उसको नाम देंगे इस बार KI। KI का नाम होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि आप आयनिक पढ़ रहे हैं। और क्या हो सकता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, यस हो सकता है।
क्यों? दोनों क्यों चल जा रहे हैं? दोनों इसलिए चल जा रहे हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, जितने भी आयनाइजेशन होते हैं वो डिसोसिएशन तो होते हैं, लेकिन सभी डिसोसिएशन आयनाइजेशन नहीं होते, इसीलिए तो आयनिक पढ़ रहे हैं अभी। गाइस क्या बोल रहा हूं, जितने भी आयनाइजेशन होते हैं वो सभी डिसोसिएशन तो होते हैं ना, क्योंकि आयनाइजेशन हुआ तो टूटा तो होगा ना, टूटा होगा तभी तो आयन बना होगा, लेकिन सारे डिसोसिएशन आयनाइजेशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि PCl5 टूटा था, याद करो PCl3Cl2 में केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, तो वो डिसोसिएशन था, आयनाइजेशन नहीं था। क्लियर मामला? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों नाम यहां पे चलेंगे, तो आयनिक में आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने कभी आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया था। याद करिए, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो जब आप PCl5 को तोड़ रहे थे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वहां चल रही थी, तो वहां आपने आयनाइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, कर भी नहीं सकते। यहां दोनों कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। भाई ये केसी है, केसी लिखते थे ना भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये दोनों, रिएक्टेंट ये रहा, और इक्विलिब्रियम पे इन तीनों का डेटा लगा दो। डेटा लगा दोगे आपके आई मिल जाएगा। सॉल्व करो इसको। अब जो सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो ध्यान दीजिए, ये जो नीचे बैठा हुआ है इसको जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा भाई साहब ये तो कांस्टेंट है। क्यों? अगर आप इनकी वैल्यूज लगाना शुरू करें तो ये प्योर लिक्विड है। देखो यहाँ पे ये प्योर लिक्विड है, और जो प्योर लिक्विड होता है मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। 9 नंबर पे आ जाओ भैया। यहां से KI की वैल्यू आ गई, KI की वैल्यू आ गई H+ इंटू OH अपॉन H2O। अब जब आप इनका कंसंट्रेशन लगाना शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो आप देखिए इसका लगाएंगे कंसंट्रेशन कितना, H+ का लगाएंगे 10⁻⁻7 मोल बना, किसमें? 1 लीटर में, तो इसकी मोलैरिटी 10⁻⁻7 मोलर। इसका भी वही लगाएंगे। नीचे जब आप यहां लगाने आएंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लगेगी 55.55। क्यों? ये चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं चेंज हुई? पानी प्योर लिक्विड है, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कब, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि जो प्योर लिक्विड होते हैं उनका एक्टिव मास कैसा होता है? कांस्टेंट। अब बताइए इसका एक्टिव मास कैसा होगा? कांस्टेंट। तो आप क्या बोलेंगे? पानी यहाँ पे एक्टिव मास अपना कांस्टेंट लेके बैठेगा। क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार में इसकी वॉल्यूम बदलेंगे उसी उसी रेशियो में थोड़ा सा इसके मोल बदल जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? मोल बदले कि नहीं बदले पानी के? यस, मोल घटे। भाई अगर मोल नहीं घटे होते बताना, मोल अगर घटे ही नहीं होते तो ये दोनों बने कहां से? कोई पूछे भाई साहब ये मोल इसके घटे नहीं तो ये दोनों बने कहां से, तो आप कहेंगे मोल घटे, कोई दिक्कत नहीं, पानी के मोल थोड़े कम हुए। अब जब पानी के मोल थोड़े कम होंगे, डिसोसिएट होगा तभी तो प्रोटॉन बनेगा ना। तो पानी के मोल थोड़े कम हुए, लेकिन उसी रेशियो में पानी का वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो गया है, तो पानी की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब पानी की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पानी के एक्टिव मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्टिव मास उतना ही है। क्या बदला है? पानी का मास बदला है, थोड़ा मास गिर गया पानी का, क्योंकि आयन दे दिया उसने। तो प्योर वाटर का मास गिर गया, मोल गिर गए, वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है, तो एक्टिव मास कांस्टेंट। जरा मेरे को बताना, ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, इसीलिए यहां पे आपने वही लिखा जो आपने पहले लिखा था। फिर बताओ ये जो बगल में बैठा हुआ KI है, वो ये जो KI से क्या कहेगा? KI से क्या कहेगा? कहेगा तुम कैसा? कह रहे मैं भी कांस्टेंट तुम भी कांस्टेंट, है ना, मैं भी कांस्टेंट तुम भी कांस्टेंट। भाई तुम्हारा मोल बदला, मास बदला, लेकिन तुम्हारा एक्टिव मास कभी नहीं बदला। प्योर लिक्विड हो तुम, और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट है। तो बताइए एक्टिव मास अगर कांस्टेंट हो तो इससे कहेगा पानी से कि मैं भी कांस्टेंट तुम भी कांस्टेंट, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना लें। तो पानी कहता है ओके आई एम कमिंग, ये इस तरफ आ जाएगा। बताइए जब ये इस तरफ जब तक नहीं आया था तब तक आपको KI तो मिल ही गया। KI को पहले ब्लॉक में लिख लेते हैं, सुना ध्यान से। KI की वैल्यू आ गई, इसको साइड में लिख लो पहले, 10⁻⁻14 अपॉन 55.55, इसको साइड में रख दो। कह दो भैया आप बैठो आराम करो, हम अभी आते हैं, थोड़ा आगे खेल के आते हैं, ठीक। ये कौन है? पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर पानी का आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन निकाल के बैठे हो, निकाला है मैंने, या फिर आप कहोगे उससे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला है मैंने। और किसका निकाला है बताओ? किसका निकाला है? प्योर वाटर का, ऑफ प्योर वाटर निकाला है मैंने। और कब निकाला है? 25 डिग्री सेल्सियस, पूरी बात बताएंगे उसको, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे निकाला है। तो आपने ये निकाला है, प्योर वाटर के लिए निकाला है, 25 डिग्री पे निकाला है, ये वैल्यू आ गई। इससे कहा भाई साहब बैठो आराम करो हम आते हैं। अब बताइए इससे थोड़ी बातचीत करें, इससे कहेंगे यार ये बताओ मैं भी कांस्टेंट हूं तुम भी तो कांस्टेंट ही निकले। तो कहेगा हाँ हम भी कांस्टेंट, हम भी कभी नहीं बदलते। तो कहेगा क्यों ना हम दोनों मिलकर के नया कांस्टेंट बना लें। तो पानी कहता है ओके आई एम कमिंग। अब जब पानी उस तरफ चला जाएगा इसकी बात सुन करके,
तो ध्यान दीजिए कि आई आपने लिखा था H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन H2O कंसेंट्रेशन। और बताइए जो H2O कंसेंट्रेशन है या इसका जो एक्टिव मास है अगर वो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। तो ये बन जाएगा Ki इंटू H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। और जैसे ऐसा होगा तो इस मल्टीप्लीकेशन को एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं KW। और यहां से आ जाएगा KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अब KW जो है वो कौन है? वो आयनिक प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या है? कोई पूछे इसका नाम क्या है तो आप कहेंगे ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, पीछे मैंने क्या बोला था? पीछे बोला था मैंने आयनाइजेशन कांस्टेंट, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये आयनिक प्रोडक्ट है किसका? प्योर वाटर का। कितने डिग्री सेल्सियस पे कार्यक्रम जारी है? कमरे के तापमान पर कार्यक्रम जारी है। पानी में कुछ मिलाया नहीं है अभी तक। इसकी वैल्यू निकालिए, इक्विलिब्रियम पे दोनों को लगा दो जरा, दोनों का डेटा लगाओ फटाफट। इसका डेटा 10 टू द पावर -7, इसका डेटा 10 टू द पावर -7। सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -14। ये आ गया दूसरा रिजल्ट काम का। दो बातें अभी तक आप निकाल चुके हैं अगर आप ध्यान से देखें। पहला, पानी का आयनाइजेशन कांस्टेंट, दूसरा पानी का आयनिक प्रोडक्ट। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई, 10 सेकेंड में सब लोग कीबोर्ड तोड़ डालिए। खटखट खटखट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। तो जो लोग आज किसी वजह से नहीं आ पाए उनको मेरी एक ही सलाह है, आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा। समझ रहे? मेरा एक ही टैग लाइन है, आते रहिए नहीं तो आना पड़ेगा। जैसे राजस्थान टूरिज्म की होती है ना, वैसे मेरी भी। वो कहते हैं पधारो हमारे देश, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं घुमा कहता हूं, आते रहिए नहीं तो आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब दोबारा आना पड़ता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। आते रहेंगे तो आना नहीं पड़ेगा फिर, और जब आते नहीं रहेंगे तो आना पड़ेगा। और जब आना पड़ता है ना, आना पड़ता मतलब मजबूरी में, तो बड़ी तकलीफ होती है कसम से। अगली बार जब सर्दियां लौट के आती है, जो लोग बीच में अभी आए नहीं ना, इनको जाकर बता देना बेटा आ जाओ, नहीं तो आईने की यहां से हवा हो जाएगी बिल्कुल। आईने की ये आखिरी ट्रेन है, मैं आपको बता रहा हूँ, लंबी दूरी की राजधानी आखिरी ट्रेन है आईने की। इसके बाद अन अकेडमी पे मैं आईने दोबारा इस सेशन में कभी भी इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये आखिरी ट्रेन है, जिसको चढ़ना चढ़ लो भैया, नहीं तो पछतावा ही मिलेगा आखिरी में। फिर कुछ दिन बाद आप लौट के आएंगे, कहेंगे अरे भैया मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने वहां पढ़ा, आईने समझ में नहीं आती, बड़ा कठिन चैप्टर है, मैं छोड़ दूं क्या? ठीक है। ये आखिर यही कहते हैं लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टमेटिक यहां पढ़ लीजिए, पूरी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बातें डन। अब इसमें सवाल आना शुरू हो जाएंगे, तुरंत सवाल, जितना आपने पढ़ा उसी पे सवाल बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन सुनिए, 11 नंबर स्लाइड पे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक है। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। स्टार्ट। लॉजिक मैं पीछे सब बता चुका हूं आपको। खीरा चाचा गुस्से में लग रहा है, क्या बात? एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, चैतन्य, अंशुल, ओंकार। कुछ लोग इधर मैसेज में कुछ लिख के बैठे हुए, एक बार देख लेता हूं मैं, 10 सेकंड रुकना जरा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल कब डिस्कस होगा?
आधे तो लैग का बोले, लैग हो रहा था। अभी तो लैग सही है मेरे ख्याल से, अभी तो ठीक चल रहा है। ठीक है। देखिए अल्फा अचीवर में पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए समय जब कम होता जाता है ना, तो चीजें थोड़ी शॉर्ट तो करनी पड़ेंगी। तो अभी क्या है, ये जो बैच सुपर अचीवर चल रहा है, इसमें समय अल्फा अचीवर से ज्यादा मिला है, तो इसमें थोड़ा खुल के बात कर पा रहे हैं। जितना ये समय कम होता जाएगा, आप जाहिर सी बात है, समय कम होगा, काम उतना ही कराना, तो काम थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। हालांकि बताई पूरी बातें जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें तो कट करनी पड़ेंगी। तो अल्फा अचीवर बैच में हल्का फुल्का आसान बातें या कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी नहीं है, उनको हटाया जाएगा। यहाँ सब बताने की कोशिश करो मैं, एक एक बात। तो ये बैच में जो चल रही है आयनिक, मैंने कहा ना एकदम प्रॉपर वे में, अगर आपको आयनिक समझनी खोल के एकदम एक एक बात, तो यहाँ सुन लीजिए, ये आखिरी मौका है। इसके बाद थोड़ा सा कट शॉर्ट होगा, ये यकीन मानिए, चाहे वो कोई भी बैच हो। फॉर द प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, इनमें से क्या चला, देखो जरा, देखो ध्यान से। के आई की वैल्यू ये आ चुकी है, और के डब्ल्यू की वैल्यू ये आ चुकी है। निकाल लो भैया। देखो के आई आपने निकाला, के डब्ल्यू आपने ये निकाला, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन निकालो। तो देखो इसमें अगर मैं 55.55 मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई, तो बताओ ये आ जाएगा भाई, यहां मल्टीप्लाई कर दो ना 55.55, तो ये गायब हो जाएगा। तो बताओ के आई में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 55.55, तो क्या आ जाता है फिर, के डब्ल्यू। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब बताओ के डब्ल्यू बड़ा है किससे, के आई से। कितने गुना बड़ा है वो भी पता चल गया, तो के डब्ल्यू इज ग्रेटर देन के आई। कितनी बात समझ में आ गई, फटाफट जल्दी से नेक्स्ट पे चलें। और कितना बड़ा वो भी बता दिया, 4 ऑप्शन मान लो ये देता को, कितना बड़ा, क्या रिलेशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगला सवाल सुनो भाई। नहीं रहा हूं क्योंकि फिर हैंग हो जाता है सिस्टम वगैरह, इसलिए थोड़ा सुन रहा हूं आपसे, फटाफट अंगूठा दिखाएंगे। जब भी मैं पूछा करूं ना, समझ में आ गया तो 2-3 सेकंड में अंगूठा दिखाती करिए सब लोग, जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। फिर मैं तुरंत चैट ऑफ करूंगा, फिर काम चालू करूंगा। ओके, चलो अब अगला सवाल सुनो इसी पे। कितने गुना बड़ा है ये बता देंगे, ये तो यही हो गया। ये भी पूछा जाता है कि के डब्ल्यू के आई में के डब्ल्यू कितने गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बल्कि, या ऐसे पूछ लेगा आपसे, देखो इसी में 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा रिलेशन सही है। आप कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, देखो ऐसे 4 ऑप्शन जब आते हैं सामने ना, तो लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत। अब मान लो रिवाइज करके नहीं गया वहां, ये 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो वहां देखिए लॉजिकल चला करिए। मैंने बोला ना पहले आपने क्या निकाला था, के आई, तो आप सोचिए पहले के आई आया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, और वो इतना आया था। फिर आप सोचा करो कि नीचे जब इतना आया था, तो जो वाटर का एक्टिव मास था ये बदल नहीं रहा था, प्योर लिक्विड की तरह कांस्टेंट चल रहा था, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया था। फिर ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया था, के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू क्या है, के आई इंटू, देखो यही जो बचेगा वही तो के डब्ल्यू होगा ना ये। तो के डब्ल्यू क्या है, के आई इंटू दिस। तो के डब्ल्यू कितना हो जाता है बताओ, के आई इंटू 55 पॉइंट, इसी को तो आपने के डब्ल्यू बोला। तो यहां से आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो कभी आप भूल जाइए तो लॉजिकल चलिए, रटिए नहीं चीजों को कि क्या ही बड़ा था, वो बड़ा था, ये बड़ा था, याद करके बैठे। लॉजिकल चलिए, कह रहे आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख लिया, फिर ये कांस्टेंट है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो इनको बोलते हैं इफेक्टिव कांस्टेंट, इसको बोलते हैं के डब्ल्यू। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के आई इंटू 55.55। तो बताओ के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के आई इंटू 55.55। तो मैं पोल शुरू कर रहा हूं, देखिए अभी भी कई लोग गलत करेंगे। हाँ। 2% अभी भी है, मार डाला। ये है लोकतंत्र कायम है अपनी जगह पे। देखिए भाई साहब, 96%, मतलब साहब सामने सवाल सॉल्व करवा दिया, उसके बाद पोलिंग करवा रहा हूँ, 94% सही कर रहे हैं, 4% और सी और डी टिक कर रहे हैं। कसम से भाई साहब, अगर बात मिल जाना इसे लोग, दौड़ा दौड़ा कूटा जाए। चैतन्य, प्रणय, सुकृति, देखिए क्लियर कट बात है, के डब्ल्यू जो होता है वो के आई का 55.55 टाइम्स होता है।
तो आप ये सब बातें दिमाग में लॉजिकली रख सकते हैं। मैंने आपको बताया लॉजिक कि पहले क्या निकला, पहले KI निकला, जब ये निकल गया तो ये जो H2O इसको इधर मल्टीप्लाई करके KI इंटू H2O को बोल दिया, क्या हमने KI इंटू H2O को क्या बोल दिया, KW। तो यहां से आप समझ सकते हैं इसकी जगह KW है। यहां से देखो समझ में आता है KW की वैल्यू इसके बराबर है, तो KW इज इक्वल टू KI इंटू 55.55। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये हो गया। अच्छा वो करा दिया मैंने, मैं तो सोचा था छोड़ दूं ये बात, ये आप कर लोगे, समझ में आ गई बात। लेकिन देखो 6% गलत कर रहे हैं। पूरी चीज तो कमाल ही है दो चार, है ना, फुर्सत से बनाया गया। अब देखो अगला सवाल, परसेंटेज अल्फा आई, इसको बोलते हैं प्रतिशत डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इस बार फिर से तीसरा सवाल है ये। इसी कंसेप्ट पे बेस देखिए मैंने 3 सवाल खोल दिए, क्वेश्चन देखिए चलते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इधर से शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और अब आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये सब ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, और ये जब अचानक से आते हैं तो लोगों को दिमाग पे जोर पड़ता है। अभी तो ठीक है मैं करवा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है आसान। पोल स्टार्ट, दिमाग लगाइए भैया थोड़ा, बताओ जरा, देखो क्या होता है क्या। कहीं जब पहले वाला वो नहीं हुआ केडल, तो ये तो भारी है उसके अलावा। इसमें सॉल्व करना है, 70% करीब सही कर रहे हैं, गिर गया 64 हो गया। सिक्सटी वन, ग्राफ लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ, जनता परेशान। आइए देखिए, राहुल जे स्टार टॉप कर रहे हैं, हर्ष सिंह ओंकार, नाम क्या जे स्टार लगा लिया इन्होंने, राज पॉल, क्या बात, इसी इससे भी कई लोग परेशान होते हैं आजकल। कसम से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बेचारे। आई एंजॉय इट, सामने वाले की आंखों में अपने लिए खौफ पसंद है मुझे, आई जस्ट एंजॉय इट। देखिए परसेंटेज अल्फा ही निकालना आपको, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए जरा 55.55 में से क्या तुमने ऐसा क्यों लगा लिया नाम के आगे। इसी में परेशान। तो देखो 55.55 में से ये टूट गया है। अब ये टूट गया तो बताओ अल्फा निकाल लो, अल्फा क्या होता है। अल्फा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, 1 मोल में से जितने मोल टूट जाते हैं वो अल्फा होता है। 1 मोल में से जितने मोल टूट जाते हैं वो अल्फा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक अल्फा आई वर्ड लिखा हुआ है। अल्फा आई का मतलब क्या, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, जिसको नहीं पता है बात सुन लीजिए, जिसको पता है दोबारा सुन लीजिए। कोई आपसे पूछे अल्फा आई, तो आपने नाम दिया इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसका दूसरा नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दोनों नाम सही क्यों है मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया, बताओ क्या बताया मैंने आपको, दोनों नाम क्यों सही भाई। वो सब डिसोसिएशन तो होते ही है ना। तो आप आयनिक में आपको सुविधा मिली, आप दोनों में से कुछ भी बोलिए, सब चलता है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों नहीं चलते, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन नहीं होता था। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल, सिंपल लॉजिक है, देखो नंबर ऑफ मोल आयनाइज्ड फ्रॉम 1 मोल। पहले हम लोग बोलते थे डिसोसिएटेड, हम लोग क्या बोलते हैं आयनाइज्ड, क्योंकि आयनिक पॉटर है तो आयनाइज बोल दो। डिसोसिएटेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मोल में से जितने मोल आयनाइज हो जाते हैं वो अल्फा होता है। और इसको अगर आपको अल्फा को कायदे में समझना हो और किसी ने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं की हो, तो आप जाइएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ के देखिएगा। ठीक, एक क्लास में मैंने बहुत कायदे में बताया हुआ है, एकदम खोल के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वहां पढ़िएगा आपको खुल जाएगा कंसेप्ट। जिन्होंने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से उनको आता होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कायदे से। कितने लोग पढ़ा हुआ, बहुत मजा आया था जब पढ़ाया था मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 में से अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, और ये सब पूरा खोल डाला था। याद है भैया मामला? यस, तो मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने छूट गया वो जाके देख लेना मामला। चलो आगे बढ़ो। अब उसके बाद यहां लौटो भैया, अल्फा निकालना आपको। बताओ पानी आपने कितने लिए, पानी आपने लिया था ये ऐसा ऐसे, तो इसमें से बताना 55.55 मोल लिए थे आपने पर लीटर में, है ना। और बताओ 55.55 मोल में से कितने मोल टूटे थे इक्विलिब्रियम पे,
10 to the power -7 मोल। ठीक, तो बताओ क्या आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हैं? यस। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? 55.55 में से 10 to the power -7 गया, तो 1 में से कितना गया निकाल लो भाई। 1 में से जितना जाएगा, 1 में से जितना जाएगा वही आंसर है। तो क्या करें बताओ? 55.55 में से 10 to the power -7 मोल जाते हैं, तो 1 मोल में से 10 to the power -7 अपॉन 55.55 मोल जाएंगे, बराबर। और 1 मोल में से जितने मोल जाते हैं वही अल्फा है। 1 तो अल्फा निकला है, ये अल्फा है। और बस इसी को सिस्टमैटिकली लिखना, आंसर तो यही है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से। बताओ अल्फा ही कितना आ गया? 10 to the power -7 अपॉन 55.55। ठीक है, अब आपको परसेंटेज अल्फा चाहिए तो क्या करो भाई? परसेंट निकालना है तो क्या लिखते हो बताओ? कितना टूटा अपॉन कितने में से टूटा इनटू 100। तो परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100 कर लो। तो जैसे आप इनटू 100 करेंगे मामला ऐसा बन जाएगा। देखो परसेंट में आंसर आ गया। अब परसेंट में आ गया तो उसको सॉल्व कर लो। अब देखना जरा, ये जो 10 to the power -7 है, ये क्या है? 10 to the power -7 होता है KW कितना? KW 10 to the power -14। तो रूट KW कितना हो जाएगा? 10 to the power -7। ठीक है, तो बताओ यहां पे 10 to the power -7 की जगह रूट KW लिख सकते हैं, रूट KW। ठीक, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला 100 अपॉन 55.55, ये आ जाएगा 1.8। सॉल्व करके देखो, 100 में 50 डिवाइड करो तो 2 आता है, 50 से थोड़ा सा बड़ा 55 डिवाइड करोगे तो 2 से हल्का छोटा आएगा 1.8। चेक करना 1.8, तो ये आएगा 1.8 टाइम्स ऑफ रूट KW। किसकी वैल्यू? परसेंटेज अल्फा की वैल्यू। और आंसर आ गया सेकंड पार्ट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से तोड़िए फटाफट। ये तीसरा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें 3 क्वेश्चन आपने लगा लिए। क्लियर है मैम? यही 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई चौथा बनता नहीं है। ओके, क्लियर मामला? ठीक है भाई, बैक स्लाइड देख लो भैया। ये देखो बैक, सिंपल लॉजिक है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। 55.55 मोल में से इतने मोल जाते हैं, तो 1 मोल में से कितने मोल जाते हैं निकाल लो। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम पढ़ाओ बचपन में। इतने रुपए में इतनी टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी निकाल लो बस। टॉफी खरीदी नहीं खरीदी खरीदी है, तो 1 मोल में से कितने टूटे वो निकाल लो, वही अल्फा है। ये अल्फा हो गया। और परसेंटेज में निकालना है तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर लो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कितना टूटा ऊपर लिख दो और कितने में से टूटा नीचे लिख दो, इनटू 100 कर दो, बस कर दो। ये परसेंटेज है, इतने प्रतिशत टूटा। अब इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 10 to the power -14 का अंडर रूट, और 10 to the power -14 का अंडर रूट कितना होता है? 10 to the power -7 यानी कि रूट KW। तो इसकी जगह लिख दो रूट KW। 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है ना भैया? अच्छा, छत से उतरो, ये देखो इस पे वैल्यू है। और ये जो सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 1.8। ये कह रहा है समझ में नहीं आया था, अब आ गया भैया समझ में। टॉनिक पियो, हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, कर उससे दिमाग तेज चलता है? नहीं, आपको लगने लगेगा दिमाग तेज चल रहा है। ये लगना भी बहुत अच्छी बात है, लगने लगे कि दिमाग तेज चल रहा है, भले दिमाग तो उतना ही तेज चलेगा जितना है आपका, फायदा क्या होगा? लगने लगेगा कि दिमाग तेज चल रहा है। चलो सुनो आगे। अब मेरे को बताना ये सब बातें आपको समझ में आ गई। एनालिसिस पे आ जाओ भैया। एनालिसिस ये कहती है कि मेरे को बताना है पानी का नेचर कैसा। नेचर बहुत जरूरी है गुरु। जीवन में बिना नेचर जाने आगे मत बढ़ा करो, बहुत दिक्कत होती है। नेचर ऑफ प्योर वाटर। नेचर का मतलब होता है आपको बताना है एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है? तो बताना क्या पीएच देख के बताओगे क्या? हाँ भाई, पीएच देख के बताओगे क्या कि नेचर कैसा है? ध्यान सुनिए, कई लोग पीएच करते रहते हैं, पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, ऐसा है वैसा। आप लॉजिक समझिए, बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। कभी भी जिंदगी में आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूं 16 नंबर पे, कि कभी भी जिंदगी में आपको चेक करना, पूरी आयनिक के लिए बता रहा हूं, पूरी आयनिक के लिए 3 बातें चेक किया करो। कंटेनर का प्रोटॉन, कंटेनर का OH, कंटेनर का प्रोटॉन, कंटेनर का OH, कंटेनर का प्रोटॉन, कंटेनर का OH। पूरी आयनिक के लिए बता रहा हूं आपको। पूरी आयनिक में कभी भी आपको यह चेक करना हो कि सिस्टम में नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। पूरी आयनिक में मतलब कहां का स्ट्रॉन्ग एसिड का सवाल आता है वहां भी कंसेप्ट यही लगेगा।
वीक एसिड में भी ये लगेगा, सॉल्ट में भी ये लगेगा, बफर में भी ये लगेगा, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। मतलब अगर कंटेनर में प्रोटॉन कंसंट्रेशन देखिए और वो OH से ज्यादा हो जाए तो आप समझ जाना सिस्टम कैसा है, प्रोटॉन जीत रहा है और सिस्टम एसिडिक है। और अगर सिस्टम में कभी OH नेगेटिव भारी पड़ जाए H+ पे तो सिस्टम बेसिक कैरेक्टर का है, और अगर दोनों बराबर आ जाए तो सिस्टम न्यूट्रल कैरेक्टर का है। ये बात जो मैंने 3 यहां पे लिखी है, अभी आपको बात सुनने में बड़ी आसान लग रही होगी, ये बात बहुत तकलीफ देती है अंत तक, इसको सुनते रहिए ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी आपको ये 3 बातें, आपको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, बड़े से बड़े सवाल में चेक करना हो, यही तरीका है। मतलब किसके लिए कहेंगे, फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कोई भी सवाल आ जाए, और कब, एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, कोई टेम्परेचर हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, किसी कंडीशन सॉल्यूशन के लिए यही कंसेप्ट है और इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। बेसिक यही कंसेप्ट है, बाकी डिराइव्ड कंसेप्ट है। डिराइव्ड कंसेप्ट ही पीएच है, उसको बाद में भी समझेंगे। फिलहाल आप आइए, आपको चेक करना नेचर ऑफ प्योर वाटर। अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, पानी जिस घड़ी टूटा था उसी वक्त इसका नेचर तय हो गया था साहब। पानी जिस घड़ी टूटा था उसी वक्त इसका नेचर तय हो गया था। ध्यान से देखिए, पानी के अलावा सिस्टम में कोई और है नहीं, और इन दोनों के बीच में मोलर रेशियो कितना है, 1:1, 1:1। तो इसका मतलब जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा। हेलो, जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा। दोनों थे बराबर, देखो 0:0, तो दोनों बनेंगे बराबर। क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो है। दोनों थे बराबर, दोनों बने बराबर, तो दोनों होंगे बराबर। और जब दोनों होंगे बराबर तो सिस्टम में अंत में ये दोनों बराबर ही आने वाले हैं। और जब दोनों बराबर आने वाले हैं तो कितने के भी बराबर आए, लेकिन बराबर तो हैं। आप चेक करेंगे तो इतने के बराबर आ जाते हैं, लेकिन बराबर तो हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने के बराबर है, हमें इससे मतलब है कि बराबर है। और अगर बराबर है तो न्यूट्रल होगा। ध्यान दीजिए, मैं शब्दों का प्रयोग जो कर रहा हूं बहुत अंदर की बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं कि दोनों किसके बराबर है, मुझे इससे मतलब है क्या दोनों बराबर है, और बराबर है तो न्यूट्रल है। 25 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल। कितने को बात समझ में आ गई? तोड़ डालिए फटाफट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर, पानी का नेचर क्लियर, ठीक है। अंदर चलें, ओके, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद आगे बढ़िए, 17 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। अब यहां पे क्या होता है कि एक कंसेप्ट पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं पीएच, तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोरेनसन, उसने एक फॉर्मूला दिया, सोरेनसन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, आदमी का नाम है, ये तुम्हारा नाम चिंटू पिंटू होगा वैसे ही, है ना। सोरेनसन फॉर्मूला, पी का मतलब पावर, पावर ऑफ प्रोटॉन, तो एच की पावर निकाली उसने, पी फॉर पावर। तो पावर का मतलब क्या था, उसने कहा कि जो प्रोटॉन है उसकी जो पावर है, कितना वो एसिडिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए एक टर्म डिफाइन कर दिया कि पीएच देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन पीएच बेसिक कंसेप्ट नहीं था, बेसिक कंसेप्ट तो ये हो चुका है। जिंदगी में कभी भी आपको एसिडिक बेसिक न्यूट्रल चेक करना, मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन के लिए किसी भी कंडीशन पे यही 3 बेसिक कंसेप्ट लगेंगे, और ये अंत तक लगाऊंगा, अंत तक, जब तक आयनिक खत्म नहीं हो जाएगी। अभी शुरू किया, अभी खत्म भी इसी पे करूंगा, देखना। अब सुनना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच निकालना है आपको, है ना भाई साहब। एक पावर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करा, और कहा कि नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया पीएक्स। क्या बोल दिया? नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया पीएक्स। तो उसने बोला एक नया फंक्शन डिराइव कर लेते हैं जिससे हमें मदद मिलेगी पावर ऑफ प्रोटॉन देखने की। तो यहां पे पीएक्स को डिफाइन किया गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स कौन है? वेरिएबल है, जो आप यहां पुट करेंगे भैया आप यहां पुट करेंगे। सपोज आपने कहा कि मैंने यहाँ पे एच लिखा, तो यहां प्रोटॉन लिखेंगे। सपोज आपने कहा कि मैं यहाँ पे OH लिखूंगा, तो यहां पे आप OH लिखेंगे। जनरल फंक्शन है बिल्कुल। सपोज आपने कहा मैं यहाँ पे PKW लिखूं, तो यहां KW लिखेंगे। जो यहां लिखेंगे एक्स, वही यहां लिखेंगे। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन भी था। इसका जो दूसरा वर्जन था वो ऐसा था, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस px। ये दोनों एक ही बात है। कोई कहता समझाओ दोनों एक बात कैसे, तो आप अगली स्लाइड में आपको समझा देता हूं। पहले 18 नंबर पे चेक करना, दोनों एक ही बात है, ये भी और ये भी दोनों एक ही बात है, और लगा इनके बीच में। तो अब ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, एक ही कहानी चल रही है। अब वो कहेगा एक ही कहानी कैसे चली, तो मैं किसी एक को पकड़ लेता हूं, इसको पकड़ लेता हूं, और इससे प्रूव कर देता हूं कि ये वाली बात आ जाएगी। देखो चेक करो कैसे।
x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पी एक्स लिखा हुआ है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए। लॉग अप्लाई किया है, लॉग लिया नहीं भैया। कहीं कहते हैं लॉग ले लूं क्या? लॉग कर्जा थोड़ी ले लोगे, उधार उधार चुकाओ बाद में। तो लॉग अप्लाई किया जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन है, कर्जा नहीं कि ले लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है, अंदर क्या आएगा बताओ? लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है? 1। लॉग 10 कितना होता है? 1। तो यहां से लॉग एक्स की वैल्यू आ गई कितनी बताओ? माइनस ऑफ पी एक्स। यहां से पी एक्स कितना आ गया? इधर ये माइनस इधर प्लस है, तो इधर माइनस लगा लो उधर प्लस लग जाएगा, तो पी एक्स कितना आ गया? माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो क्या ये वाली बात और ये वाली बात दोनों मैचिंग मैचिंग? तो बताइए, मैं इससे उस पे जा सकता हूं, उससे इस पे आ सकता हूं, तो यानी कि दोनों एक ही बात है। क्लियर है मामला? अब बताना मेरे को, अगर यहां पे मैं एक्स की वैल्यू को पुट करूं, कैसे? जैसे एक्स को पुट किया मैंने प्रोटॉन, ठीक। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस, और एक्स की जगह कौन आएगा? प्रोटॉन, पीएच। यहां पे अगर मैं OH लिखूं तो सिमिलरली OH, तो यहां 10 टू द पावर माइनस POH। अगर मैं यहां KW लिखूं तो माइनस PKW, ठीक है। तो ये तीनों बातें, मतलब इन तीनों के बीच में और लगा हुआ है, ये तीनों और ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट सुने। अब ये एक सोरेनसन ने एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन कर दिया पीएक्स नाम का, जिससे हमें आसानी होती है पावर ऑफ प्रोटॉन देखने में। कैसे देखते हैं उस पर चर्चा आगे बढ़ाएं। 19 नंबर पे आओ भैया। अब सोरेनसन ने क्या समझा, कुछ बातें यहां गणित समझ लीजिए, कुछ थोड़ी जीवन थोड़ी गणित समझ लीजिए। देखिए यहां पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस स्लाइड में 17 नंबर स्लाइड में जितनी बातें लिखी हैं, देखो जितनी बातें 17 नंबर स्लाइड में, बताना ये बातें क्या सिर्फ पानी के लिए एप्लीकेबल हैं या फिर दुनिया के हर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हैं? ये जो बातें लिखी हैं ये 17 नंबर स्लाइड में, बताइए जल्दी से टाइप करिए। सबके लिए है, वेरी गुड, सबके लिए है, ऑल। तो मतलब ये जनरल कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए, ये जनरल कंसेप्ट है, ये सबके लिए वैलिड है। इसको आप किसी में भी उठा के लगा सकते हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, सिंपल। आप बताइए अलग अलग सॉल्यूशन में क्या होगा? अलग अलग प्रोटॉन होंगे तो उनका अलग अलग पीएच होगा, अलग अलग OH होंगे तो उनका अलग अलग POH होगा, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग KW भी हो सकते हैं, वो भी चर्चा होगी आगे, तो अलग अलग PKW भी आ सकते हैं, उस पर चर्चा बाद में होगी, ठीक है। फिलहाल आप आ जाइए पानी पे। पानी आपके पास ये, आपको नेचर इसका चेक करना था। नेचर मैंने बता दिया आपको न्यूट्रल, अब इसका पीएच निकालते हैं। नेचर तो पता चल गया। अच्छा जब नेचर आपने बताया, मेरे को एक पॉइंट बताना, जब मैंने नेचर बताया तो क्या मैंने पीएच डिराइव किया या बिना पीएच देखे इसका नेचर बता दिया? देखो नेचर ऑफ प्योर वाटर बताना था 25 डिग्री पे, तो मैंने नेचर न्यूट्रल बिना पीएच देखे बता दिया। पीएच तो मैं अब पढ़ रहा हूं ना, या फिर मैंने पीएच निकालने के बाद इसका नेचर बताया? बिना पीएच जरूरी नहीं है क्या देखने के लिए? कंसेप्ट पकड़िए थोड़ा। पीएच जानना जरूरी नहीं है क्या देखने के लिए? कि वो न्यूट्रल है, कि वो एसिडिक है, कि वो बेसिक है। बेसिक कंसेप्ट तो यही खत्म हो जाता है, यही खत्म हो जाता है। पीएच तो डिराइव्ड है, जिनको दिखता नहीं उनके लिए पीएच बना दिया गया। तो आइए पीएच निकाल लेते हैं। 19 नंबर पे आओ। अब फिर से प्योर वाटर पे इसको अप्लाई करते हैं। सोरेनसन फॉर्मूला को प्योर वाटर पे अप्लाई कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस में। देखो पानी का जो प्रोटॉन है, पानी का जो OH है, और जो पानी का KW है, वो आप निकाल चुके हैं 25 डिग्री पे। कितना कितना है भैया? H प्लस कितना आया? 10 टू द पावर -7। OH कितना आया? 10 टू द पावर -7। KW कितना आया? 10 टू द पावर -14। ठीक है, ये आ गया। अब ये आने के बाद इसको कंपेयर करो पीछे वाले फॉर्मूले से। पीछे फॉर्मूले देखो, ये पड़े हुए, ये देखो सोरेनसन। इन तीनों को उठा लो, इधर वालों को, इनको उठा लो, उधर ले आके लिख लो। H प्लस हो गया 10 टू द पावर -PH, OH हो गया, इसको लिख लो उधर। तो यहां लिखेंगे, बताओ H प्लस हो गया क्या? 10 टू द पावर -PH, ये जनरल फॉर्मूला है। 10 टू द पावर -POH जनरल फॉर्मूला है। KW क्या होता है बताओ? 10 टू द पावर -PKW। अब कंपैरिजन कर लो जल्दी से, कंपेयर कंपेयर करो। देखो H प्लस 10 10 माइनस माइनस, यहां 7 तो यहां पे PH, तो PH कितना आ गया कंपेयर करते? 7। अगला कंपैरिजन करो OH 10 10 माइनस माइनस 7 POH, यानी कि कंपेयर करने में पता चला POH कितना आ गया? 7। अगला कंपैरिजन देखो भैया, देखो KW 10 10 माइनस माइनस PKW 14, तो PKW यहां से 14 आ गया।
इस तरीके से तीनों की वैल्यू आ गई। अब जरा एक और एनालिसिस देखिए, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये आता है, चेक करो। एच और OH को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या KW आता है, यस। तो जरा इन दोनों को जोड़ देना, जरा पीएच और पीओएच को, इन दोनों को जोड़ देना, मल्टीप्लाई नहीं जोड़ देना, तो क्या पीकेडब्ल्यू आता है, चेक करो। 7 + 7 14, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। एक और बात आपको समझ में आ गई, तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है। तो एक रिलेशन यहां से आ गया ये वाला, और एक रिलेशन ये पहले से आपके पास था ही ये वाला। तो अब आपके पास दो कंसेप्ट आ गए, ठीक। अगला पॉइंट सुनिए, पानी का पीएच, प्योर वाटर का पीएच 25 डिग्री पे कितना आ चुका है, 7। आप जो सस्ती वाली आयनिक पढ़ते हैं ना, चवन्नी वाली, वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया 20 नंबर सीधे पढ़ाऊंगा। कहते हैं क्या पढ़ाओगे, चाचा ये पढ़ाता हूँ, प्योर वाटर 25 डिग्री पे, तो पीएच इसका 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। पीएच 7 है इसलिए वो न्यूट्रल है। जरा बताइए, अगर कोई आदमी आपको ये स्टेटमेंट बोलता नजर आ जाए, प्योर वाटर 25 डिग्री पे पीएच 7 रखता है इसलिए वो न्यूट्रल है, हाँ भाई ये बोलता है, स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, प्योर वाटर 25 डिग्री पे पीएच 7 रखता है इसलिए वो न्यूट्रल है, एक आदमी ये बोल रहा है। दूसरा आदमी एक और बयान दे रहा है, उसका बयान सुनिएगा। वो कहता है प्योर वाटर 25 डिग्री पे इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि H+ और OH निगेटिव दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं तो पीएच निकालने पे 7 आ जाता है। कौन सा आदमी कौन है, क्या पहचान पा रहे दोनों को, ये कंसेप्ट है। घुस जाता हूं कंसेप्ट के अंदर। कौन सही बोल रहा बताइए, पहला नंबर वाला आदमी या फिर ये बोला, ये बैगनी वाला सही बोला, या फिर ये पीलू सही बोल रहा, पीलू सही बोल रहा है क्या, समझ पा रहे, पीलू इज गुड गाय, पीलू इज गुड गाय। पीलू क्या बोलता है जरा देखिए, तो बताइए पीलू क्या बोलता है। कहता है कि भाई साहब देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए, जो पैदल आदमी हल्का हल्का बयान देता है, हल्का बयान जीवन में कभी मत दीजिए, आजकल लोग दे रहे हैं आजकल दे रहे हैं, कुछ लोग हैं हल्का बयान, हल्की बातें बोलते हैं। उनसे मुझे बस इतना ही कहना है, जस्ट टेक केयर, है ना। कई लोग इतना बेचारे परेशान हो गए कि मतलब ये आदमी इतना ऊंचा उड़ता जा रहा है ना, वो इतना परेशान हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं अनशन। तो मतलब उन लोगों से मुझे इतना ही कहना है, बस मर मत जाना, अभी तो तबाही देखनी बाकी है। अब देखिए, प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 रखता है ना, पीएच 7 रखता है, तो इसलिए वो न्यूट्रल है क्या, इसलिए वो न्यूट्रल है क्या, हाँ भाई बताइए, प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 रखता है इसलिए वो न्यूट्रल है क्या, नो। प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल इसलिए क्योंकि H+ और OH नेगेटिव बराबर है, H+ और OH नेगेटिव बराबर है, और पीएच 7 आ जाता है, पीएच 7 है। तो पीएच एक ऐसा लॉजिक नहीं है जिससे आप हर बार डिराइव कर सकें कि वो न्यूट्रल रहेगा। अगर आपको न्यूट्रलिटी चेक करनी तो उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है। कितनों को समझ में आगे बात ही। अब थोड़ा 10 सेकेंड रिलैक्स करिए, लाइफ में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें। चलो भैया, पानी पीते रहो गुरु, ठंडा ठंडा रहता है गुरु, कर कितना पानी पीते, पानी पीते रहो, पानी पानी बहुत जरूरी है, ठंडा ठंडा रहता है। अब देखो 20 नंबर पे हो गया, अब यहां तक पहुंच गया, तो पानी का आपने सब कुछ खोल डाला, मतलब कंसेप्ट, पानी का पूरा कंसेप्ट खोल डाला। देखो यहां से शुरू किया था मैंने पानी को, मैंने पानी को यहां से समझना शुरू किया था, ये देखो यहां से, और देखिए पानी को चलाते 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 पूरा पानी समझ लिया मैंने। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वाटर शुरू हुआ था 5 नंबर स्लाइड से, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जो कुछ पानी के अंदर सवाल बन सकते थे सब निपटा दिया आपने, देख लीजिए। नेचर पानी का पीएच 25 डिग्री पे सब देख डाला, ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद 21 पे आओ।
अब 21 नंबर देखो ध्यान से क्या करना है। प्योर वाटर की कहानी चल रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो न्यूट्रल कैरेक्टर रखता है, पीएच 7 आ गया है इत्तेफाक से। ये कंसेप्ट नहीं है कि इससे आप चेक करें कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, कंसेप्ट तो ये है जो मैंने पहले आपको ये बता दिया, तो यही चेक हो जाता है कि वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। अब अगला कार्यक्रम ये करते हैं, अब मेरे हाथ लग गया, अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था, बर्नर इनऑर्गेनिक वालों के पास है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बर्नर ले आया उनसे, कहता भैया बर्नर देना। कह रहे क्या करोगे, कह रहे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। कह रहे किसका, कह रहे प्योर वाटर का जो 25 डिग्री है उसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। ठीक है ले जाओ। अब बताइए जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो रिएक्शन चल रही थी इसमें इक्विलिब्रियम सेट हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था। और जब इक्विलिब्रियम सेट हो चुका था, सब बढ़िया चल रहा था T1 तापमान पे, तो इस तापमान को बदल के T2 कर दो। जब T1 से इसको T2 पे ले जाएंगे, मतलब हीट कर दो, मतलब बर्नर ला के लगा दो यहाँ। जब बर्नर लगाएंगे हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए आपसे कहता है कि T2 की वैल्यू मैंने T1 से बड़ी कर दी, ठीक है, T1 से टेम्परेचर बढ़ा करके मैंने T2 कर दिया। T2 किसी का नाम तो नहीं है। अब देखो T2 बड़ा है, अब अगर T2 बड़ा है तो आपको बताना है कि KW2 और KW1 में कौन बड़ा होगा। लॉजिक क्या है कि जब टेम्परेचर T1 था तो पानी का KW1 था, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो पानी का KW बदल के KW2 हो गया। ठीक है, तो पानी का KW बदल गया जब मैंने क्या बदला, टेम्परेचर। तो आपको बताना है अगर T2 T1 से बड़ा है तो KW1 और KW2 में कौन बड़ा होगा, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, ठीक। आप सुनो ध्यान से, इसके लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, दो तरीकों से मैं समझा रहा हूं, सुन लीजिए। आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पे एक वॉन्ट इक्वेशन पढ़ी थी, याद है? वॉन्ट इक्वेशन 22 नंबर स्लाइड पे जाओ। वॉन्ट इक्वेशन क्या पढ़ी थी आपने? कि बताइए जब टेम्परेचर T1 था तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW1 था, जब टेम्परेचर T2 हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW2 हो गया। तो याद करिए जब आप वॉन्ट ऑफ इक्वेशन पढ़ते तो वहां लिखते थे लॉग ऑफ Kc2 बाई Kc1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 Kc2 जब होते थे यहाँ, तो यहाँ लिखते थे लॉग ऑफ Kc2 बाई Kc1। तो आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ KW2 बाई KW1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कहता है कि बताओ जब मैं टेम्परेचर को बदल के T1 से बदल के T2 करता हूं, बढ़ा देता हूं, तो KW का क्या हो जाएगा। ध्यान सुनिए जरा, डिपेंड करेगा डेल्टा एच कैसा है, डिपेंड करेगा डेल्टा एच कैसा है। तो आप बताना पानी वाली जो रिएक्शन हमने लिखी है इसमें क्या होगा, जब आप पानी को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे, एनर्जी यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे, और जब यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे Q कैलोरी, तो ये रिएक्शन कैसी होगी बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच जो आप लिखते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो मान के चलेंगे फॉरवर्ड वाले का लिख रहे हैं, तो डेल्टा एच कितना होगा इसका, पॉजिटिव, क्योंकि देखो एनर्जी लगानी पड़ी। तो फॉरवर्ड साइड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे फॉरवर्ड वाला लिखा हुआ है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। तो बताओ इस रिएक्शन में जो यहाँ डेल्टा एच लगता है वो कौन सा लगता है, फॉरवर्ड साइड वाला। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। T2 बड़ा है T1 से, जब T2 बड़ा है T1 से तो बताओ 1/T2 छोटा हो जाएगा। देखो T2 बड़ा है तो 1/T2 छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। 1/T1 बड़ा हो जाएगा, देखो T2 बड़ा 1/T2 छोटा। तो बताओ ये पहला वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो बड़े में छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बड़े में छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। आर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। तो बताइए इस साइड में क्या दोनों लोग पॉजिटिव है, दोनों लोग पॉजिटिव है, बराबर। अब बताइए राइट हैंड साइड पॉजिटिव तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी, यस। और लेफ्ट हैंड साइड भी जब पॉजिटिव होगी तो लॉग ऑफ KW2 बाई KW1 भी पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो बताना किसी के ऊपर आपने लॉग अप्लाई किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो जिसके ऊपर आपने लॉग अप्लाई किया वो चीज क्या 1 से बड़ी होगी। हाँ भाई ये बात पहले पढ़ चुके हैं, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। log 2 जो होता है वो +0.3 होता है, पॉजिटिव होता है। log 1 होता है वो 0 है। log 0.1 ले लो यहीं पे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब अगर किसी चीज के ऊपर log लेने से वो पॉजिटिव आ रही है, किसी चीज के ऊपर log लेने से वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब वो चीज जिसके ऊपर आपने log अप्लाई किया है वो 1 से बड़ी होगी। तो बताओ KW2 बाई KW1 कैसा होगा, 1 से बड़ा, तभी तो log पॉजिटिव आया। तो यहां से प्रूव हो गया KW2 बाई KW1 1 से बड़ा होगा। और अगर ये 1 से बड़ा होगा तो बताइए KW2 KW1 से बड़ा होगा, इसका मतलब कुछ प्रूव हो गया क्या,
यही तो प्रूव करना था कि दोनों में कौन बड़ा होगा, प्रूव हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा दो यहाँ से, तो KW2 बड़ा होगा। ये तो एक तरीका हो गया, मेथड नंबर 1। ये हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी, वांट ऑफ इक्वेशन, और सॉल्व कर दिया। इतना क्लियर सभी को? एक और कंसेप्ट सुनिए, अगर आपको थोड़ा आता हो, मैंने कहा था ली चैटलियर पढ़ के आना, याद है कुछ मामला? मैंने बोला था आपसे ली चैटलियर पढ़ के आना, थोड़ा सा लास्ट के लेक्चर देख के आना। तो अगर आप इसको ली चैटलियर से कनेक्ट करें तो क्या कनेक्ट कर सकते हैं? यस, है ना। देखो समझना जरा ध्यान से, कंसेप्ट समझना। मान लो आपको बर्नर हाथ लग गया है, बर्नर हाथ लग गया तो आपने बर्नर सप्लाई करके, हीट सप्लाई करके यहाँ पे ये क्यू को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम आ चुका था, इक्विलिब्रियम आ चुका था। आपको बर्नर हाथ लग गया, आपने हीट सप्लाई कर दी, और हीट सप्लाई करके टेम्परेचर को बदल दिया। अब गाड़ी है जो KW को बदल सकता है, क्यों? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। याद है कुछ मामला? ली चैटलियर। अब मेरे को एक बात बताना, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो बताइए, हीट आपने ये बढ़ा दी, हीट आपने बढ़ा दी, ठीक है। और जब आपने हीट बढ़ा दी तो रिएक्शन कहां जाएगी? इक्विलिब्रियम था, हीट आपने सप्लाई कर दी। तो मैंने आपको कुछ सिखाया था क्या, हीट को किसकी तरह ट्रीट करो? सब्सटेंस की तरह, है ना। तो हीट अगर इस साइड है, इस साइड कोई सब्सटेंस होता मान लो, उसको बढ़ाते, है ना। इस साइड को मान लो क्यू नाम का एक सब्सटेंस होता, उसको बढ़ाते, तो रिएक्शन कहां जाती? फॉरवर्ड। भाई अगर मान लो क्यू नाम का कोई सब्सटेंस होता, हीट नहीं होती, तो रिएक्शन क्यू को बढ़ाने पे कहां जाती? फॉरवर्ड। उसको घटाने की कोशिश करती, ली चैटलियर। तो अगर आपने हीट को बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड, उसको घटाने के लिए। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो क्या फॉरवर्ड जाएगी तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, ये दोनों क्या बढ़ जाएंगे? यस। और जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी बढ़ जाएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो KW है, तो KW भी बढ़ जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो एक बार जोरदार तरीके से तोड़िए। ये ली चैटलियर चल रहा है, उधर वॉन ऑफ चल रहा है, इधर आयनिक चल रहा है। अद्भुत संगम देख पा रहे हैं, इधर ली चैटलियर चल रहा है, इधर वॉन ऑफ चल रहा है, इधर आयनिक चैप्टर चल रहा है, सब मिला डाल रहा हूं। तो डालिए अगर मौज आ रही तो। ठीक है भाई, चलो अगला सुनो। अगला पॉइंट ये कहता है, क्लियर? 1.5 के, वेरी गुड, जोरदार चल रहा है मामला। तो जितना कठिन चैप्टर आता है उतना मैं और खतरनाक खेलता हूं, है ना। आप कठिन से कठिन चैप्टर लाइए। अभी सॉलिड स्टेट आएगा, है ना, उसमें जन तक दिखता नहीं है ये बॉल कहां लग गई, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है, दो के बीच की दूरी पूछ लो, जंगल भाग जाते हैं। मैं खोल डालता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड और सब कुछ, पूरी सॉलिड स्टेट खोल डालता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके इसे हाथ दे दूंगा, रे जाओ गर्म जा चूरन खाओ, मस्त रहो। तो आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके 12th के चैप्टर उठा देख लीजिए, सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाया, मैंने इलेक्ट्रो भी, आपको समझ में आ जाएगा अंतर क्या है दुनिया में। अब देखिए, आपने जब हीट सप्लाई करी, जब आपने हीट सप्लाई करी तो हीट सप्लाई करने पे सिस्टम हीट को सब्सटेंस की तरह लीजिए, और सिस्टम चाहेगा हीट को कम करने के लिए, तो वो आगे जाएगी रिएक्शन। जब आगे जाएगी ये दोनों बढ़ जाएंगे, और जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, न्यू इक्विलिब्रियम नए टेम्परेचर पे, तो उसमें KW आपको ज्यादा मिलेगा। पहली बार देखिए ली चैटलियर में, और आखिरी बार KC बदला था कब? टेम्परेचर जब आप बदलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकता है। एक बात। दूसरी बात, मेरे को बात बताना, सॉल्यूशन मान लो आप टेम्परेचर T2 पे चले गए, अब बताइए वाटर का नेचर कैसा है? अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ T2 टेम्परेचर पे वाटर का नेचर कैसा है? मान लो एग्जांपल के तौर पे, सुनना ध्यान से, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, पानी आपने लिया, ये वाली रिएक्शन आपने ली, ये वाली रिएक्शन ली, T1 यहां पे आपने लिया मान लो 25 डिग्री, एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल 90 डिग्री, आपसे कहता 25 डिग्री से आप 90 डिग्री चले गए। सुनना ध्यान से क्या चल रहा हो, 25 डिग्री जब आप 90 डिग्री में जाएंगे तो बताइए जो पानी की इक्वेशन है टूटने की, ये जो ऊपर लिखी है, ये बदल जाएगी क्या? नहीं, ये तो यही रहेगी ना भैया। अच्छा, आपने हीट सप्लाई करके टेम्परेचर वगैरह बदल दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई होगी, है ना। अब फॉरवर्ड जब चली गई होगी रिएक्शन, तो रिएक्शन में देखो यहाँ पे एंडोथर्मिक साइड है, जब आप टेम्परेचर को बदलेंगे यहां से यहां ले जाएंगे तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चली जाएगी तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये दोनों बढ़ गए, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। KW2 KW1 से बड़ा आएगा, तो यहाँ KW1 था 10 to the power -14, तो यहां अगर आप KW2 निकालेंगे तो वो आता है अप्रॉक्स 10 to the power -12। अब आपके मन में सवाल अगर उठ रहा है कि ये कहां से आ गया, कह रहे ये तो ठीक है मैंने पीछे निकाला हुआ है, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? तो आप कहेंगे ये आया वांट ऑफ इक्वेशन से। वांट ऑफ इक्वेशन में क्या करो, T1 लगाओ,
25 डिग्री वाला 25 प्लस, है ना, T1 लगाओ 25 डिग्री वाला 25 प्लस 273, है ना, T2 लगाओ 90 डिग्री प्लस 273, ठीक है, T1 T2 लगाओ, डेल्टा एच लगाओ इस रिएक्शन का, उसके लिए थर्मो पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर आर लगाओ उसी यूनिट में जिसमें डेल्टा एच लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, फिर लेफ्ट आ जाएगी, लेफ्ट जब आ जाएगी तो एंटी लॉग अप्लाई करो, तो KW2 बाई KW1 आ जाएगा, KW1 आपको दिया हुआ है तो KW2 आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद वो इतना आता है, मतलब निकालिए, और या फिर जो मैं कह रहा हूं उसको मान लीजिए, कैलकुलेशन ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने मान लिया होगा कि ठीक है, तरीका समझ में आ गया, उतना आपको जाना भी नहीं, फालतू काम हो, ठीक है, तरीका समझ में आ गया कैसे निकाला गया, ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, अगर आपसे कहता है यहाँ KW1 इतना है, यहाँ KW2 इतना है, तो क्या KW बड़ा क्या घटा? देखो KW बड़ा या घटा? बड़ा, देखो ये बड़ा है, टेम्परेचर बड़ा या घटा? टेम्परेचर भी बड़ा, तो बताइए जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, तो KW की वैल्यू बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ बात तो सही बैठ रही है, ठीक। आगे बढ़े थोड़ा, अब जब आगे बढ़ेंगे, पानी के टूटने का तरीका नहीं बदला, तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे ये वाला फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस चल रहा है। यहां पे भी ये वाला फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया? यहां पे भी चल रहा है। और जब दोनों जगह चल रहा है, तो एक बात मेरे को बताना, यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे 10 टू द पावर -14 लाना है। देखो KW कितना है? 10 टू द पावर -14। और इक्विलिब्रियम जब यहां सेट होता है तो यहां मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्विलिब्रियम पे कितना लाना है? 12 लाना है, 10 टू द पावर -12 लाना है। एक और बात सुनिए, बताइए क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर इतना लाना है तो क्या ये दोनों बराबर भी रखने हैं? यहाँ पे ये दोनों बराबर भी थे। क्यों बराबर थे? क्योंकि अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, तो जितने मोल ये बनेगा उतने मोल ये बनेगा, तो HOH यहां बराबर थे क्या? यस, इसलिए दोनों कितने हो गए थे? 10 टू द पावर, देखो दोनों बराबर है, इतना रखना है, तो दोनों कितने हो गए थे? 10 टू द पावर -7। यस। अब मेरे को एक बात बताना, क्या यहां भी HOH बराबर होंगे या नहीं होंगे? यहां भी HOH बराबर होंगे या नहीं होंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। यस, बताओ बराबर होंगे क्या? अच्छा, कैसे पता चला बराबर होंगे? हाँ, कैसे पता चला बराबर होंगे? मुझे सुनना, मेरी दो बातें सुनना, फिर बताना, मौज आई तो। आपसे कहता कैसे होगा बराबर होंगे, तो आप उसको कहना ये दोनों पहले कितने कितने थे? जब एकदम शुरू में था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, पहला स्लाइड देखो, ये दोनों थे कितने? 0 0। ये दोनों थे बराबर, देखो थे बराबर, रेशियो 1:1 है। देखो दोनों थे बराबर, रेशियो 1:1 है, तो दोनों बने बराबर। ये दोनों थे बराबर, रेशियो 1:1 है, दोनों बने बराबर। और जब हीट आप यहां सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, तो दोनों बढ़े बराबर, तो दोनों बचे बराबर, तो दोनों हुए बराबर। मौज आई तो तोड़ डालिए। क्या बोला मैंने? दोनों थे बराबर, दोनों बने बराबर, आपने हीट सप्लाई की, रिएक्शन आगे गई, तो दोनों बढ़े बराबर, क्योंकि 1:1 रेशियो है, एक्स ये बढ़ेगा तो एक्स ये भी बढ़ेगा। दोनों थे बराबर, दोनों बने बराबर, दोनों बढ़े बराबर, दोनों बचे बराबर, दोनों हुए बराबर। तो क्या दोनों आज भी बराबर हैं? हेलो गाइस, एंजॉयिंग द गेम। तो बताइए क्या दोनों आज भी बराबर हैं? मैंने कंसेप्ट से दिखा दिया कि दोनों आज भी बराबर हैं। और बताइए अगर दोनों आज भी बराबर हैं तो दोनों कितने के बराबर होंगे? मल्टीप्लीकेशन आपको 10 टू द पावर -12 लाना है, तो दोनों को क्या -6 लगा दूं? यस, -6 लगा दूं, बराबर रखना है ना, और इतना रखना है मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे को एक बात बताना, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो क्या न्यूट्रलिटी आज भी, ये तो न्यूट्रल था भैया, ये तो न्यूट्रल था, ये कैसा है? क्या ये न्यूट्रल नहीं है? क्या ये न्यूट्रल नहीं है? ये भी न्यूट्रल है। बताइए न्यूट्रलिटी कहां से चेक हो रही है? अभी तो पीएच आया नहीं मार्केट में, देखो न्यूट्रलिटी कहां से चेक हो रही है बताना। HOH दोनों बराबर है, कितने के बराबर है मेरे को मतलब नहीं है, बराबर है इससे फर्क पड़ता है। कितने के बराबर है मुझे मतलब नहीं है, बराबर है इसलिए न्यूट्रल है। कंसेप्ट देख पा रहे हैं आप कहां घुसा पड़ा? फिर आपसे कहता है साहब इसका जरा पीएच निकालना, इसका जरा पीएच निकालोगे तो कितना लिखोगे? 7, है ना। इसका पीओएच निकालोगे कितना आएगा? 7। इसका पीकेडब्ल्यू निकालोगे तो आएगा 14, निकाल चुके हैं पहले। जरा इसका पीएच बताना, इसका पीएच बताना कितना था? यहां देखो H+ की वैल्यू आ गई, तो पीएच कितना? 6। और OH की वैल्यू अगर आ गई, OH की वैल्यू अगर इतनी है तो पीओएच कितना हो गया? वो भी 6। और बताना पीकेडब्ल्यू कितना है?
12। एक बात बताइए जरा मेरे को इंपॉर्टेंट, क्या पीएच चेंज हो गया? क्या पीएच अब 6 है? क्या पीएच 7 से छोटा है? आपने पढ़ा होगा 7 से छोटा होने पे सिस्टम एसिडिक हो जाता है, तो क्या एसिडिक हो गया है? हाँ भैया, 7 से छोटा होने पे आपने पढ़ा कि सिस्टम एसिडिक, पढ़ा है ना जीवन में, 7 से छोटा तो एसिडिक, एसिडिक चिल्लाते रहते हैं, तो क्या ये एसिडिक है? नो, ये न्यूट्रल है। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये न्यूट्रल क्यों है? यही तो कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि पानी जो प्योर वाटर था, पानी जो प्योर वाटर था वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान सुनना जरा, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल था, क्योंकि एच ओ एच बराबर थे। वही पानी प्योर वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि एच ओ एच बराबर है। पीएच 6 हो जाने से वो एसिडिक थोड़ी हो जाएगा। यानी कि पीएच क्राइटेरिया नहीं है न्यूट्रलिटी चेक करने का या एसिडिक बेसिक कैरेक्टर चेक करने का। क्राइटेरिया तो ये है, और ये क्राइटेरिया तो मैंने क्या बोला, कभी भी जिंदगी में आपको कोई भी सवाल लगाना हो, कोई भी सवाल लगाना हो, एनी सॉल्यूशन एट एनी कंडीशन, कंसेप्ट तो यही है। पीएस तो डिराइव्ड कंसेप्ट है। बात समझ में आ गई तो तोड़ डालिए। क्लियर बात? तो आपको इससे लगाना होता है सवाल। पीएस तो डिराइव्ड कंसेप्ट है ना, पीएच 6 हो जाने से एसिडिक थोड़ी हो जाएगा भैया, ये तो रहेगा न्यूट्रल ना, क्योंकि ये बराबर है। और कितने के बराबर उससे भी मतलब नहीं, बराबर है तो न्यूट्रल है, ये बराबर है तो न्यूट्रल है। यस, ठीक है। तो बताइए इन दोनों को जोड़ दो, देखो इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आ रहा है, तो पीएच और पीओएच का समेशन किसके बराबर आ रहा है? पी के डब्ल्यू के। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, पीएच और पीओएच का समेशन यहां भी कितना आ रहा है? पी के डब्ल्यू के। अब मेरे को एक बात बताना, टेम्परेचर जब मैं चेंज करता हूं, जब मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो क्या क्या बदलता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। जब मैंने टेम्परेचर बदला तो क्या क्या बदला? देखो, प्योर वाटर, अभी मैंने पानी में कुछ भी नहीं मिलाया, आज के लेक्चर में पानी में मैंने कुछ नहीं मिलाया, अगले लेक्चर में मिलाऊंगा HCl NaOH, तो कहानी और आगे बढ़ेगी। बताइए, पानी आज प्योर रहा, टेम्परेचर बदला, जब आप 25 डिग्री पे थे टेम्परेचर चेंज हुआ, यस। केडब्ल्यू चेंज हुआ क्या? केडब्ल्यू चेंज हुआ क्या? यस। देखो केडब्ल्यू बदला, केडब्ल्यू बदला। बताइए, क्या केडब्ल्यू बदलने के बाद H प्लस बदला क्या? यस, देखो H प्लस बदल गया, 10⁻⁻⁶ हो गया। OH बदला क्या? यस, OH बदल गया। पीएच बदला क्या? यस, पीएच भी बदल गया। पीओएच बदला, यस, वो भी बदल गया। पीकेडब्ल्यू बदला, वो भी बदल गया। क्या नहीं बदला? आओ समझे। ये 22 था, ये भैया 23 था, 23 23 23 23 23, 23 नंबर स्लाइड तक आप पहुंच गए। 24 नंबर स्लाइड में अगर आपको कहे कि बताओ भैया 25 डिग्री पे प्योर वाटर लेता हूं और 90 डिग्री पे प्योर वाटर लेता हूं, और आपसे कहता हूं इन दोनों में जरा कंपैरिजन करो, तो आपसे कहेगा H प्लस, OH, कंक्लूजन निकाल देते हैं, पीएच, पीओएच, केडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू। ठीक है, आपसे कहता है क्या क्या बदला, क्या क्या नहीं बदला। देखो, जब आप 25 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, प्योर वाटर ही रखते हैं, कुछ मिलाते नहीं, तो बताइए H प्लस बदला क्या? देखो चेक करो, यस। OH बदला, यस। पीएच बदला, यस। पीओएच बदला, यस। केडब्ल्यू बदला, यस। पीकेडब्ल्यू बदला, यस। सब बदल गए, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ बातें जो है नहीं बदली। जो बातें नहीं बदली मैं ब्लॉक में लिख देता हूं। बात नंबर 1 ये नहीं बदली, HOH पहले भी बराबर थे, वो आज भी बराबर है। कितने की वो बदल गई, लेकिन बराबर है वो नहीं बदली। सिस्टम न्यूट्रल है, ये बात नहीं बदली। पीएच और पीओएच दोनों बराबर हैं, ये बात भी नहीं बदली। ठीक है, पीएच और पीओएच यहां भी बराबर है और यहां भी बराबर है। कितने के वो बदल गई, लेकिन बराबर है ये नहीं बदली। समझ पा रहे हैं? और बताओ क्या नहीं बदला? HOH का मल्टीप्लीकेशन पहले भी, H और OH का मल्टीप्लीकेशन पहले भी KW के बराबर था और आज भी KW के बराबर है, ये नहीं बदला। पीएच और पीओएच का समेशन
पहले भी पीकेडब्ल्यू था और आज भी पीकेडब्ल्यू है, आज भी पीकेडब्ल्यू है, ये नहीं बदला। ध्यान दीजिए, ये कुछ बातें हैं जो नहीं बदलती हैं। जब तक क्या, जब तक प्योर वाटर है तब तक ये बातें बिल्कुल नहीं बदलेंगी। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक जरा सवाल लगाओ, निकल लो उसके बाद। इफ द पीकेडब्ल्यू of pure water at any particular temperature T Kelvin is 13.5, तो आपको बताना क्या क्या है 13.5, then find out pH of pure water, pOH of pure water and nature। ये 3 सवाल है। सवाल समझ पा रहे हैं अभी गाइस? आओ लगाएं। क्या बोलेंगे आप कि बताना, चाहे वो कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी केल्विन, और टेम्परेचर का नाम ही नहीं दिया, लेकिन एक बात देखी कॉमन जो है, चाहे वो 25 डिग्री पे लगाओ चाहे वो 90 डिग्री पे लगाओ, अगर प्योर वाटर का सवाल आया है तो बताना क्या ये सब बातें सही होंगी? तो इनमें से मैं ये वाली बात अगर उठा लूं किसी को कोई दिक्कत नहीं, और ये वाली बात उठा लूं किसी को दिक्कत नहीं, तो मैं दूसरी ये जो 2 बातें इनको उठा लेता हूं। इन 2 बातों को मैं उठा लूं और नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊं, तो बताइए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी केल्विन पे अगर प्योर वाटर का सवाल आया है तो क्या बताइए पीएच और पीओएच बराबर होंगे? यस। क्या दोनों का समेशन पीकेडब्ल्यू होगा? यस। और अगर ऐसा होगा तो इससे एक नई बात आ जाती है। बताओ इससे नई बात क्या आ जाती है? इससे नई बात यह आ जाती है कि ये दोनों pKw/2 होंगे। चेक करो भाई, दोनों को बराबर भी रखना है ना, दोनों को बराबर भी रखना है, और दोनों को बराबर रखते हुए दोनों का समेशन पीकेडब्ल्यू बनाए रखना है। तो दोनों कितने कितने होंगे? पीकेडब्ल्यू के आधे आधे, इसके आधे आधे, इसका आधा ये होगा, इसका आधा ये होगा, तो बराबर भी रहेंगे और समेशन भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब कल को मान लो अगर 25 डिग्री पे सवाल आता है तो ये पीकेडब्ल्यू कितना होता है? 14, तो 14/2। अगर 90 डिग्री पे आता है तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 6। अगर ये 13.5 है तो 13.5/2 13 कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? तो बताइए यहाँ पे अगर आंसर आ गया 6.75 पीएच का और इतना ही पीओएच का, तो मेरे को एक बात बताना, क्या पीएच 7 से छोटा आ गया? यस। क्या पीएच 7 से छोटा गया तो क्या ये एसिडिक हो गया? क्या ये एसिडिक हो गया? नो, ये न्यूट्रल है। अब मेरे को बताओ ये न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल इसलिए क्योंकि एचओएच बराबर है। इसीलिए मैंने कहा ना, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कहानी मत रटिए। तो कई लोग रटते हैं कि पीएच 7 से छोटा तो एसिडिक हो गया। क्या एसिडिक हो गया? नो, ये न्यूट्रल है क्योंकि एचओएच बराबर है। ये रीजन है इसका, ठीक। और ये तब तक न्यूट्रल रहेगा जब तक एचओएच बराबर रहेंगे। अब मैं इसकी न्यूट्रलिटी अगली क्लास में ब्रेक करूंगा। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इस प्योर वाटर को प्योर नहीं रहने दूंगा के बैठा हुआ था, चुपचाप मजे ले रहा था। अगली क्लास में मैं इसकी जिंदगी में कुछ चीजें लाऊंगा। हालांकि चाहता नहीं कोई आए इसकी जिंदगी में मिले, देखिए इसको खुश है अपनी जिंदगी में। ज्यादा क्या कहता है? टेम्परेचर, ये कहता है टेम्परेचर ही मत बदलो मेरा। तो ये कहता है भैया मुझे 25 डिग्री मजा आ रहा है, रूम टेम्परेचर में मस्त रहने दो। ये सब चल रहा था। आपने क्या किया? बर्नर जबरदस्ती लगाया। ये नहीं कह रहा था, बर्नर स्ट्रेस है, देखिए तनाव है, तनाव आपने जबरदस्ती दिया। अगले टर्न पे मैं इसको और तनाव दूंगा। बताइए ली चैटन में कितने प्रकार के तनाव थे? कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब थे। अगले टर्न पे मैं आपको कंसंट्रेशन का तनाव सिखाऊंगा। जब इसके अंदर कुछ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है। इसके अंदर HCl मिलाऊंगा, इसके अंदर NaOH मिलाऊंगा, इसके अंदर एस्टिक एसिड मिलाऊंगा, इसके अंदर NH4OH मिलाऊंगा, और इन सब ये सब मिलाने पे क्या सिस्टम का पीएच बदलेगा, और बदलेगा तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद। अगली क्लास आपकी भैया संडे को है। शेड्यूल थोड़ा सा बदला गया है, केवल 2 संडे क्लास लगाई है मैंने 1 महीने में, है ना। तो अगली क्लास मैं आपको बता दूं, अगली क्लास कब है? 6 तारीख को है, लिख लो। 6 तारीख को क्लास है भैया, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को संडे पड़ रहा है ना? हाँ, यस, तो क्लास है, ठीक है। तो क्लास भैया छोड़ना नहीं तो फिर मैं तो पहले बता चुका हूं, क्लास अगर आईनी की छोड़ दिया आपने तो आप छूट जाएंगे हमेशा के लिए। तो क्लास सभी करते रहिएगा। आज का जो जितना लेक्चर आपको पढ़ाया गया उसको जोरदार लगा, इसके नोट्स वगैरह बना लीजिएगा प्रॉपर। और अगर लेक्चर जोरदार लगा आपको तो हर जगह इसको मचाइए, फैलाइए, और जहां पे आप हेड्स डेडिकेट करते हैं वहां पे अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कि आईनी आपको कैसी लग रही है, क्या कुछ अलग प्रकार की आईनी है या फिर चूरन वाली है। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में संडे को।